एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति साइड एसएसटी टीचर एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले द मोस्ट अवेटेड चैप्टर आप लोगों की क्लास 9th की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन का हम लोग बच्चा करने वाले हैं आप लोगों का वन शॉट, जहां हम लोग 1.5 से 2 घंटे में इस चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे। हम लोग समझ जाएंगे कि आखिर हमारे अर्ली जो ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो कौन थे, कौन कौन सी स्पीशीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। फिर हम लोग 4 सिविलाइजेशन विच इज इंडस वैली, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन एंड द चाइनीज सिविलाइजेशन, हमारी उससे पहले सारी स्टोन एजेस के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सारी ही पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस वन शॉट की सीरीज के बाद मैं आप लोगों के लेकर आऊंगी रैपिड रिवीजन की सीरीज, जहां हम लोग 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को मतलब हेडिंग वाइज या डिटेल वाइज या जो उसमें आपको मेन पॉइंट्स हैं, मेन चीजें हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का वन शॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना ताकि आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग समझ सको। ठीक है, तो चलिए जरा बिना किस देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पहली बात यहाँ पे आप लोगों के आगे बच्चा क्वेश्चन है, आप बात कर रहे हैं आखिर वाई टू स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। आखिर हमें पुराने लोगों का इतिहास, जो हमारी अर्ली ह्यूमन्स है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ही क्यों है, हमें जानना ही क्यों है। हम ये देखते हैं आखिर हमें क्यों जानना है उनके बारे में। भाई देखो, पहली बात तो आप लोग ये बात याद रखना, अब मेरे से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था, मैम हम जब ऑलरेडी क्लास 6 में हम जब हमारे आईवीसी के बारे में पढ़ चुके, तो अब हम लोग और पीछे क्यों चले गए, अब हम लोग ह्यूमंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अब हम लोग एंसेस्टर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में इसका आंसर ये है कि जब हम लोगों ने अभी तक हमने स्टार्ट करा सीधे आईवीसी से, हम लोग सीधे कूद कर चैप्टर क्लास 6 में आप लोगों के सिविलाइजेशन पे आ गए, बट हम लोगों ने हमारे एजेस तो पढ़ी ही नहीं, स्टोन एज तो पढ़ी ही नहीं, हमने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सब पढ़ने वाले हैं। अब आपसे कहते हैं आखिर आप कैसे पढ़ोगे सब के बारे में, आप जानते कैसे हो इतिहास के बारे में, हाउ डू वी नो अबाउट, आप जानते कैसे हो। तो देखो, सबसे पहली बात आप लोग ये वाली बात याद रखेंगे कि आज से 5000 ईयर्स पहले, यानी कि बेसिकली करीब करीब 3000 BCE में, अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा BC का, BCE का है ना, और AD का, CE का, ये जो सब कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को मैं इस वाले चैप्टर की जो डिटेल वीडियो रही है वहाँ पे समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये समझाना है कि टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, बच्चे जानते हैं ऑलरेडी सब चीज़ें क्या होती हैं। तो मैंने बोला 3000 BC में क्या हुआ था भैया, हमारी राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। उससे पहले का हमारा जो भी इतिहास है, ऐसा कहते हैं 99% इतिहास हमारा 2 मिलियन, आप मानेंगे 2 मिलियन ईयर से लेकर के हमारा 3000 जो BC वाला पार्ट रहा है, जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तब तक हमारा 99% इतिहास जो था, जो हमारी हिस्ट्री थी, वो कवर अप हो चुकी थी। और इस हिस्ट्री के बारे में बच्चा हम लोग पढ़ते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से। किससे पढ़ते हैं बच्चा, देखो हम लोग पढ़ते हैं यानी कि राइटिंग के इन्वेंशन से पहले 3000 BC, दैट मीन्स आज से 5000 ईयर्स अगो, इतना पहले जो है राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था। इससे पहले यहाँ पे राइटिंग हम लोगों के पास नहीं हुआ करती थी, लिखने का साधन हमारे पास, स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं हुआ करती। तो लोग उस टाइम पे कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे, गेस्चर से, बात करके, बोल के, कुछ लोगों सिंबल्स के थ्रू, हाथों के मूवमेंट्स के थ्रू, तब वो लोग बात करा करते थे। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सी भाषा में क्या लिखा है भैया, हमारा जो इतिहास है बहुत लंबा है, अच्छा खासा इतिहास है, लेकिन जो रिटन रिकॉर्ड्स है वो बहुत कम है। क्या है भाई, जो हमारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही कम है, बिकॉज मैंने क्या बोला सॉरी, जो राइटिंग का इन्वेंशन था बच्चा वो हमारा कब हो रहा है, हमारा 3000 BC में हो रहा है। दैट मीन्स जो उससे पहले के रिकॉर्ड्स ये वाले आप कर रहे हैं 2 मिलियन से लेकर के 3000 BC में, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, इवन इसके आगे तक पढ़ेंगे 1000 BC तक। तो ये जो हमारा पार्ट रहा हमारा, ये हमारे कवर कैसे हुआ, इसके बारे में हमको पता कैसे है बच्चा, इसके बारे में हमको पता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। अब आप लोगों को ये बातें पता है, एक हमारे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक हमारे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है वो सोर्सेज बेसिकली जिसको आप देखकर आप स्टडी कर रहे हो, आप किसी लोकेशन पे गए, आपने किसी साइट को देखा, आप वहाँ साइट पे जाकर देख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को उठा के देख रहे हो, आर्टिफैक्ट्स को देख रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स को देख रहे हो, रिमेन्स को देख रहे हो, टूल्स को देख रहे हो, तब आप उनका इतिहास जान रहे हो, उसे हम बोलेंगे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लेकिन अगर आप कुछ पढ़कर, राइटिंग आ गई है, राइटिंग के बाद अगर आप लोग कुछ पढ़कर उनका इतिहास जान रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं उनके लिटरेरी सोर्सेज।
क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है, वो सोर्सेज जिसको हम लोग पढ़कर उनका इतिहास जान रहे हैं, हमारा इतिहास जान रहे हैं। मनुस्क्रिप्ट्स हो गया, हमारे इंस्क्रिप्शंस हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हो गए, यहाँ पे ये सब चीज़ हो गई, उन्हें हमने क्या बोला आप लोगों का, लिटरेरी सोर्सेज। ये वाली बात क्लियर हो गई। हम देखो क्या बोल रहे हैं, यानी कि जो हिस्टोरियंस हैं वो जाने हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमारे इतिहास के बारे में। कौन कौन से, फॉसिल्स है, स्टोन टूल्स है, पोट्री है, बीड्स है, ऑर्नामेंट्स है, हाउसेस के रिमेन्स है, ब्यूरियल्स है, केव्स की पेंटिंग्स है। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा ये पॉइंट, भीमबेटका में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वो एक पेंटिंग, दैट मीन्स हम लोग अपने इतिहास के बारे में ऐसे जानते हैं, जो हमारा इतना बड़ा इतिहास रहा है इसके बारे में हम लोग ऐसे जानते हैं इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू 3000 BCE तक, बिकॉज तब तक हमारी राइटिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। और जब 3000 BCE के आसपास राइटिंग इन्वेंट हो गई, यानी कि आज से 5000 साल पहले राइटिंग जब इन्वेंट हो गई, उसके बाद हम लोगों के पास लिटरेरी सोर्सेज है। बट वो हमारे इतिहास का मात्र कितना है बच्चा, 1% पार्ट है। अब अगर बात करूँ कि ये लोग कम्युनिकेट पहले करते कैसे थे, आप देख सकते हो कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, खाना बेसिकली वो लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, रह रहे हैं साथ में, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। अब अगर बात करूँ बिफोर एंड आफ्टर राइटिंग, बता चुकी हूँ जो हमारा इतिहास है, हमने बोला भाई जो हमारा 99% इतिहास है उसके बारे में हम लोगों को बताया है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू, जो कि आज से 5000 साल पहले का। ये बात आप लोग समझते हो बहुत अच्छे से। अभी चल रहा है हमारा 2000 CE, ये रहा क्राइस्ट, और यहाँ तक आएगा 3000 BCE। तो ये हमारे साल कितने हो गए बीच के, 5000 साल। तो तब जो है राइटिंग का इन्वेंशन यहाँ पर हुआ था, ये बात क्लियर है। 1% पार्ट है हमारा जो कि हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। कौन से हैं बच्चा, लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, हमारे मनुस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं। कहते हैं अगर राइटिंग नहीं थी, अगर राइटिंग ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे, नहीं, वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हाथ की मूवमेंट से, जेस्चर्स से, सिम्बल्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, ऐसे वो लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चा हमारे एंसेस्टर्स के बारे में। फाइनली अब हम लोग आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, विच इज़ आर ह्यूमन एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स के बारे में ज़रा हम लोग बातें कर लेते हैं। देखो पहली बात, ये जो हमारे एंसेस्टर्स हैं इनका अच्छा खासा, इनका क्या हुआ बच्चा, बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन। देखो बायोलॉजिकल का मतलब तो आपको साफ दिख रहा है, पहले ये लोग कैसे थे, बाद में चलते चलते ये लोग अब कैसे हो चुके हैं। तो ये इनका बायोलॉजिकल क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन अगर बात करूंगी मैं कल्चरल एवोल्यूशन का, इसका मतलब क्या होता है, जब इन लोगों ने किस तरीके से खुद को बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन लोगों ने खुद को अडाप्ट करा है, उसे हम लोग बोल रहे हैं इनका कल्चरल एवोल्यूशन। तो आप लोग यहाँ पे देखो हमारे बेसिकली 5 एंसेस्टर्स हैं। कितने बच्चा, हमारे 5 एंसेस्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे थे ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, फिर हमारे आए थोड़ी हाइट कम वाले होमो हैबिलिस, फिर आए लंबे से काफ़ी अच्छे खासे होमो इरेक्टस, देन आएंगे इनके कजन्स हैं बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर, नहीं मानते हैं हम इनको इनके कजन्स मान के चलते हैं। तो ये आएंगे होमो नेंडरथैलेंसिस, एंड देन एट लास्ट वी हैव अस बेसिकली होमो सैपियंस। अब देखो भाई ये तो हम लोग हैं, आप लोग देखो कितनी शक्ल चेंज हुई है हम लोगों की, है ना। हम पहले कैसे थे, तभी ऐसा कहते हैं कि पहले के समय पे हम लोग चिंपैंजी हुआ करते थे, हम लोग बंदर हुआ करते थे, तभी की वाली बात यहाँ से आती है ना। आप लोग सुनते हो, आप लोग पढ़ते हो इस चीज़ को। तो ये वाला चीज़ बेसिकली क्या है बच्चा, इनका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन यहाँ पे ये दिखा रखा है। अब एक बात यहाँ पे, इसको आगे सारी स्पीशीज को पढ़ने से पहले, सारे एंसेस्टर्स को पढ़ने से पहले एक बात यहाँ पे समझो, जो यहाँ पर ये लोग हैं, ये हैं और ये हैं, अभी ऑल्दो इनके बारे में पढ़ेंगे क्या आगे हम। आपको पहली बात कुछ पॉइंट्स याद रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सारे के सारे इमर्ज हुए हैं बेसिकली, हमारे इमर्ज हुए हैं कहाँ पे बच्चा, इमर्ज इन अफ्रीका। यानी कि ये सारे कहाँ इमर्ज हुए, सारी स्पीशीज हमारी अफ्रीका से निकल कर आई हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी रही, ये दोनों ऐसी रही जो अफ्रीका से निकल कर, मतलब अफ्रीका से निकल ही नहीं पाई, अफ्रीका में इमर्ज होकर अफ्रीका के अंदर ही मर गए, वहीं पे ये लोग खत्म हो गए, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे थी बाद वाली ये तीनों जो कि अफ्रीका से निकल कर हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड इन लोगों ने ट्रेवल करा, ये लोग वहाँ पे जाके स्प्रेड हुए। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे क्या याद रखनी है, एक बात आप लोगों को, आप लोग इनके फेस देखो, इन तीनों के फेस आपको काफ़ी स्लैंटिंग दिख रहे होंगे, इनका भी क्या दिख रहा होगा बच्चा आप लोगों को, इनका जो फेस है वो स्लैंटिंग दिख रहा होगा। दैट मीन्स आप जब स्टार्टिंग करोगे इन एंसेस्टर्स की, तो आप यहाँ पे जानोगे कि इनका जो फेस था वो स्लैंटिंग था, बाद में वो हम जैसा स्ट्रेट होता गया। दूसरी बात आप यहाँ पे ये बात याद रखोगे कि इन लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो ऐसे हुआ है कि इन लोगों का पहले जो ब्रेन का साइज था वो कम था, ये लोग इतना ब्रेन यूज नहीं कर पाते थे। दैट मीन्स यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो इनका जो ब्रेन का साइज था वो क्या था बच्चा, वो हमारा कम रहेगा।
प्लस अब ये लोग खाने में क्या खाते थे भाई, कोई भी जानवर है उसको ई करके खा लिया, मतलब ऐसे ये लोग बेसिकली कर रहे थे। तो इन लोगों का जो टीथ का साइज था बच्चा, क्या था बेटा आप लोगों का, जो इन लोगों का टीथ का साइज था वो इन लोगों का बड़ा था। तो ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद अब हम लोग सारे एक एक करके एंसेस्टर्स के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस के बारे में। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको दिख रहा है एप लाइक है, काफी सिंपल है। इसमें इनके पहले रहे हैं एंसेस्टर, ये भी हम लोगों को पता है भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा कब से कब तक रहे आप देखते हो, ये 4 मिलियन ईयर्स से लेकर के 4 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2 मिलियन ईयर्स तक हमारे करीब करीब ये वाले एंसेस्टर हमारे रहे हैं। अफ्रीका के अंदर थे, इमर्ज हुए, अफ्रीका के अंदर ही रह गए, वहीं पे मर भर के कहानी इनकी वहीं पे खत्म हो गई। एक बार यहाँ पे याद रखना कि इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो चलने से ज़्यादा ये पेड़ चढ़ना ज़्यादा इनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक थी वो वाली, कि चलते ही कम थे, वॉकिंग कैपेबिलिटी इनकी कम थी, बट हाँ इनकी पेड़ चढ़ने की ट्री क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी इनकी अच्छी खासी थी। दूसरे हमारे सेकंड हमारे कौन सा है बच्चा, होमो हैबिलिस। अब देखो होमो नाम पहली बार आया है तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये पहले रहे जिनके नाम के आगे होमो लग पाया, जिनको हम हल्का बहुत ह्यूमन बींग्स के जैसा हम समझने लग गए, या मान रहे हैं या वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो होमो नाम जो है पहली बार आया, पहली बार यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अच्छा इनको हैंडीमैन भी कहा गया, बहुत छोटे से थे ये, ठीक है, तो इनको हैंडीमैन कहा गया था बेसिकली, हमने पिक्चर में देखा था। अब देखो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये दोनों के दोनों इमर्ज भी हुए अफ्रीका में और अफ्रीका के अंदर ही रह गए, बेसिकली ये लोग अफ्रीका से बाहर नहीं निकल पाए थे। अच्छा मैंने फिर आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, बड़े टीथ हैं, छोटी हाइट है, स्मॉल जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर इन लोगों का वो हुआ करता था। नेक्स्ट भी है, बाकी 3 बचते हैं हमारे, वो कौन से, थर्ड हमारे पास आएंगे बच्चा हमारे होमो इरेक्टस। अब इरेक्टस के बारे में आप जानते हो, काफ़ी अच्छे खासे ये रहे, अफ्रीका से ये लोग निकले, ये पहले ऐसे थे who were moved out of Africa, जो अफ्रीका से बाहर निकल कर आए। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था, they were the first to migrate out of Africa and spread into other regions। आप इनको भी देखो यहाँ पर, इनके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रखी है। अच्छा इसमें एक और चीज़ रही, यही थे जिन्होंने फायर पे कंट्रोल पाना बेसिकली स्टार्ट किया था, हल्का बहुत, जो फायर को इन्वेंट करा, फायर पे कंट्रोल पाया था इन्होंने, ठीक है, एक हमारी ये वाली चीज़ भी रहेगी। नेक्स्ट वी हैव इज होमो नेंडरथैलेंसिस। अब देखो काफ़ी हद तक ह्यूमन बींग जैसे ही लग रहे हैं, ठीक है, तो भाई यहाँ पे कहा गया। अच्छा इनकी जो एक खासियत है वो क्या रही, ऑल्दो अलग से स्पीशीज नहीं थे एज सच ऑल टुगेदर, लेकिन हाँ एक कजन्स इनको माना गया, ये बताओ मैंने बताई थी आप लोगों को। काफ़ी अच्छे खासे इंटेलिजेंट थे, ठीक है, ब्यूरियल्स को मतलब ये लोग अपने जो डेड बॉडी थी उनको मतलब ब्यूरिड वगैरह ये लोग करा करते थे, ब्यूरी करके इनको। अच्छा एक और बात जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही वो ये थी कि इंटरब्रीड करा इन लोगों ने, इंटरकोर्स करा बेसिकली किनके साथ, विद द अर्ली होमो सैपियंस टू प्रोड्यूस द एक्चुअल होमो सैपियंस ऑफस्प्रिंग बेसिकली। एक ये वाली चीज़ भी यहाँ पे कही जाती है विच इज़ नॉट इन योर बुक ऑब्वियसली, ठीक है। लास्ट वी हैव इज हम लोग बेसिकली अस होमो सैपियंस हैं, हम लोग हैं बेसिकली, हम अपने बारे में बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में इनके बारे में ये बात याद रखना कि हम लोग इमर्ज हुए तो ऑब्वियसली अफ्रीका में, ये तो बता चुकी हूँ, कब हुए, 3 लाख साल पहले, 3 लाख ईयर्स अगो, आई थिंक लिखा हुआ है मैंने ये पॉइंट, हाँ लिखा हुआ है यार, 3 लाख ईयर्स अगो जो है हम लोग यहाँ पे इमर्ज हुए थे, और हम लोग अफ्रीका से बाहर निकले थे अब से 70,000 साल पहले, यानी कि करीब करीब 2,40,000 साल, 30,000 साल हम अफ्रीका के अंदर रहे, उसके बाद जो हम लोगों ने बाहर निकलना स्टार्ट करा। एंड ये इतनी ज़्यादा हाईली अडेप्टेबल स्पीशीज रही है, हाईली अडेप्टेबल एंसेस्टर रहे ये, कि उन्होंने बाकी सबको तो हटा ही दिया, होमो इरेक्टस और होमो नेंडरथैलेंसिस को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, वो हट गए, एंड ये ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज जो है वो अर्थ पे बन गई थी। बाद में कुछ टाइम बाद, आज से आई थिंक आज से 30,000 साल पहले, 40,000 साल पहले समथिंग, ये जो थे ये अमेरिका में जाकर भी बस गए थे, वहाँ जाके भी इन लोगों ने अपना कर लिया था, ऑब्वियसली बात है। तभी जो है आज हम देखते हैं जितनी भी स्पीशीज हमारे यहाँ, चूँकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम सारे के सारे क्या हैं, हम होमो सैपियंस है, कोई भी और कोई स्पीशीज नहीं है और कोई एंसेस्टर नहीं है, हम सबके एंसेस्टर जो है क्या है वो होमो सैपियंस है। ये वाली बात हम लोग यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली व्हाट वी हैव इज, फिर हम लोग बात करेंगे आखिर हाउ डू वी नो अबाउट आर अर्ली ह्यूमंस, आखिर हम लोग जानते कैसे हैं इनके बारे में। अभी मैंने आप लोगों को कहा था हम लोग हमारे ह्यूमंस के बारे में, अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, बस वही वाली बात यहाँ पे क्या रखी है भैया, कोई रिटन रिकॉर्ड्स तो थे नहीं, तो हम लोग जान कैसे रहते, हम लोग जानते थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, जो इतिहास के बारे में जानते हैं, जो जाके स्टडीज़ करते हैं या लोकेशन पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे देखते हैं, स्टडीज़ करना, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं जो इतिहास को के बारे में समझते हैं, ये इन सब लोगों ने क्या करा है, इन सब चीज़ों को देखा है, इन सब चीज़ों के यूज़ की वजह से वो लोग हमारे इतिहास के बारे में
जान पाए। अब देखो क्या क्या है, पहली बात यहाँ पे फॉसिल्स। फॉसिल्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, उनकी बॉडीज़, उनके टूल्स, बहुत टाइम तक उन लोगों ने उसका जो है यूज़ करा अपने टूल्स का, या अपनी बॉडीज़ जो उन लोगों की यहाँ पे रही, वो जिंदा थे। जब वो लोग मर गए, या जब उनके टूल्स ख़राब हो गए, उन सबको यहाँ पे ऑब्वियसली मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। ऑब्वियसली बहुत लाखों साल हो चुके हैं। अब जब इनको लाखों साल बाद निकाला गया, इसको हमने बोला फॉसिल्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। तो बोलते हैं इस फॉसिल को देख के हम लोग जान पाते हैं इनके फिजिकल फीचर्स। आप यहाँ पे देखो, ऐसा वाला कुछ फॉसिल, क्यों इंसान मरा होगा तो कुछ सालों बाद वो ऐसा हो गया, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ बोन्स ही बोन्स बची है। तभी हम लोग ये जान पा के अच्छा इन लोगों के स्ट्रक्चर कैसे हुआ करते थे। आप लोगों के बुक में स्कल दिखा रखे हैं चारों स्पीशीज के, उसमें यहाँ पे आप देखना है बहुत ध्यान से, उनके स्कल का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रखा है। तो हम लोग उनके स्कल को देखकर, उनकी बॉडी को देखकर ये जान पाए कि आखिर पहले की बॉडीज उनकी कैसी हुआ करती थी, और अब जो है वो कैसी हुआ करती है। समझे ये वाली बात। सेकंड वी हैव स्टोन टूल्स। ऑब्वियसली बात है, स्टोन टूल्स जब हमको मिलते हैं तो हम ये देख पाते हैं आखिर वो लोग कितने बड़े टूल्स थे उन लोगों के पास, कैसे वो उसका यूज़ कर रहे थे, क्या वो इससे काम करते थे ऑब्वियसली। थर्ड वी हैव इज केव एंड रॉक की पेंटिंग्स, यानी कि पेंटिंग्स को वो लोग यहाँ पे लेकर आए थे। पेंटिंग्स को उन लोगों ने डिस्कवर किया था। जब उन लोगों ने देखा ये सब पेंटिंग्स हैं तो वो लोग जान पाए कि अच्छा उन लोगों के पास यूज़ करने के लिए सिंबल्स थे। आखिर वो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे, हम देखेंगे आगे। जो पेंटिंग्स हैं उन्हीं के थ्रू, उसी में नेचुरल कलर्स वगैरह का यूज़ करके वो लोग डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो हम लोग उनके बारे में जान पाएंगे, हम लोग उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जान पाएंगे उनकी पेंटिंग्स को देखकर। सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव ब्यूरियल्स, यानी कि जब हम लोगों ने उनकी डेड बॉडीज़ देखी तो हम लोग समझ पाए कि आखिर उनके बिलीफ क्या क्या हैं जो कि डेथ से जुड़े हुए हैं। आप देखोगे कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ पहले के टाइम पे हुआ करती थी, कुछ ऐसे मानती थी कि अगर वो इंसान मर गया है तो उनकी डेड बॉडी के साथ अंदर सारा सोना चांदी जो भी है सब कुछ दफना दो, ताकि बिकॉज बहुत से लोगों का जो आफ्टर लाइफ जो उनके बिलीव्स होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं कि मरने के बाद इंसान वो करेगा, मरने के बाद ऐसा होगा। तो कुछ लोगों ने क्या करा, बहुत सारा सोना चांदी, कुछ कम्युनिटीज़ इस बात पे विश्वास करती थी ताकि जो उनकी आफ्टर लाइफ हो बहुत लग्जरी वाली हो। तो जो कम्युनिटीज़ थी वो ये मानती थी अगर हम किसी के डेड बॉडी के साथ उनका कैटल या जो भी उनका सामान रहा है, अच्छा खाने का पीने का कुछ भी, यहाँ पर हम उसमें ज़रूर डालें ताकि वो इंसान आफ्टर लाइफ जो है मरे ना, भूखा ना मरे, बेसिकली उसको खाने को मिलता रहे, अच्छा खासा वो रहे। तो सबके यहाँ पे जब हमने उनके ब्यूरियल्स देखे हम ये समझ पाए कि आखिर उनकी आफ्टर लाइफ की थ्योरीज क्या क्या थी, उनके बिलीव्स क्या क्या थे। सिंपल। एंड लास्ट वी हैव इज रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट। जब हम लोग कहीं पे जाकर देखते हैं, उनकी हमें साइट दिखती है, कोई साइट पे हम गए हैं, हम लोग देख रहे हैं उनकी सेटलमेंट कैसी है, तो हम लोग उससे ये जान पाते हैं कि आखिर वो लोग कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे, उनका ड्रेनेज का सिस्टम कैसा था। दैट मीन्स हम इन सब चीज़ों के थ्रू ये जान पाते हैं कि कोई भी जो इतिहास है किसी का भी वो कैसा रहा है, कोई कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे, कोई सिविलाइजेशन रही है, या जो भी यहाँ पे लोग रहे हैं बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, उन लोगों ने क्या क्या करा है। अगर यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर के रिमेन्स दिख रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे आयरन के टूल्स दिख रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो हम ये जान पाएंगे हाँ जी अच्छा इन लोगों ने एग्रीकल्चर करा है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनिमल्स के वो मिल रहे हैं तो हम लोग ये जान पाएंगे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग करी है। दैट मीन्स इन सब के थ्रू हम लोग ये बातें जान पाते हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द स्टोन एजेस। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिफरेंट हमारी 3 स्टोन एजेस होती हैं एंड हम तीनों स्टोन एजेस के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। देखो बोलते हैं वो पीरियड जब स्टोन का जो है मेन मटेरियल था जिसका यहाँ पे यूज़ हो रहा था खाने को फाड़ने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए, खाने को बेसिकली या एनिमल्स को मारने के लिए, कुछ भी यहाँ पर करने के लिए अगर यहाँ पे स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था, उस वाली पूरी एज को हम लोगों ने बच्चा क्या बोला है, हमारी स्टोन एज बोला है। ये सिंपल बात है। अब ये जो हमारी स्टोन एज है बेटा वो 3 एज में डिवाइडेड है। क्या है बेटा, वो हमारी 3 एज में डिवाइडेड है। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो लिथिक जो वर्ड लिखा हुआ है, लिथिक का तो मतलब ही होता है स्टोन, ठीक है। लिथिक का मतलब क्या हुआ बच्चा, स्टोन। अब जो यहाँ पर पैलियो वर्ड लिखा हुआ है, पैलियो का मतलब हुआ ओल्ड। मीसो वर्ड लिखा हुआ है, मीसो का मतलब हुआ बच्चा मिडल। और जो हमारा यहाँ पे नियो वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब हुआ न्यू। और बाकी तो स्टोन एजेस ये हैं। इनके यहाँ पे जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है भैया, यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग पे मेन ध्यान दिया गया। यहाँ पे थोड़े छोटे टूल्स आ गए बट यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया। अब ये क्या है, कैसे आ रहे हैं, उसके बारे में जिक्र हम करेंगे। बोलते हैं ये स्टेजेस हमें दिखाते हैं कि आखिर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है ह्यूमन लाइफ का। जो पहले मोबाइल थे, नहीं मोबाइल की बात नहीं कर रही, फ़ोनों की बात नहीं। मोबाइल का मतलब यहाँ पे हुआ जो लोग पहले ट्रैवल ही करते रहा करते थे, जो लोग पहले मूव ही करते रहा करते थे, तो मोबिलिटी से हटकर वो लोग कहाँ आ गए, सेटलमेंट पर आ गए। कैसे आए, ट्रांजिशन कैसे हुआ, कौन सी एजेस ग्रुप रही, उनकी ज़रा हम लोग हल्की सी बात कर लेते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। आखिर ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे,
कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये लोग आते हैं हमारे एंसेस्टर से। देखो ये बात है बच्चा, प्लीज रिमेंबर, टाइमलाइन याद रखना। 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 BC तक की ये बात करी गई है। इस टाइम पीरियड पे हमारे ये लोग थे, पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स। अब इस वाले पॉइंट पे एक और बात याद रखना, इस टाइम पे हमारे जो अर्थ का बच्चा, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो बहुत लो था। बेसिकली इस टाइम पे जो हमारी अर्थ थी वो काफ़ी हद तक आइस से कवर्ड थी, एंड दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते थे हमारी आइस एज, या हम बोलते थे इसको प्लिस्टोसीन पीरियड, ये वाले इसको नाम दिए गए थे। अब देखो यहाँ पर बात करूंगी मैं पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स की, आखिर ये लोग क्या थे, क्या था क्या मतलब। बेसिकली हम बात कर रहे हैं अपनी स्टोन एजेस की। इसमें हम लोगों ने एक बात करी हमारी पैलियोलिथिक गैदरर्स की, भाई ये जो लोग हैं सबसे पहले के लोग हैं, जो बिल्कुल बहुत इनिशियली ये लोग रहा करते थे हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं पर ही। बेसिकली अभी इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। इस टाइम पे क्या था, अब लोग नए नए आए, इन लोगों को ऑब्वियस सी बात है कुछ ग्रो करना, कुछ उगाना, पालना, ये तो आता ही नहीं है कुछ भी। इन लोगों को क्या दिखा, एनिमल्स दिख रहे, इंसान है, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पेट तो भाई बंदा भरेगा अपना। उसके लिए उन लोगों ने क्या करा, जो भी उनको एनिमल्स दिखे उन्होंने एनिमल्स को मारना और खाना स्टार्ट करा, मारना खाना स्टार्ट करा। जो इनको पेड़ दिखा, कहीं पे इनको कोई फल दिखा, फ्रूट्स वेजिटेबल दिखे, कुछ भी दिखा, लिया और खा लिया, तोड़ा और खा लिया, ये करा। दैट मीन्स हंटिंग का मतलब क्या हुआ, एनिमल्स को मारना, और गैदरिंग का मतलब क्या हुआ, कलेक्शन करना फूड का, जो भी इनको मिल गया। इसलिए इनका नाम पड़ गया हंटर गैदरर्स, कि ये लोग क्या करते थे, सिर्फ एनिमल्स को मार रहे हैं और फ्रूट्स को कलेक्ट करके उनको खा रहे हैं, इतना ही ये लोग कर रहे हैं। ये लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। अब अगर ये लोग एनिमल्स को खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे सारे एनिमल्स को ये लोग खा चुके हैं, जो इन्हें प्लांट्स दिखे सब कुछ जो है तोड़ के खा चुके हैं। अब इन लोगों को कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है इन लोगों के लिए, अब इन लोगों को यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये लोग कहीं भी टिक कर नहीं रह सकते थे, ये लोग बहुत मोबाइल थे, इन लोगों की कोई सेटलमेंट नहीं थी परमानेंट, इनको बार बार ट्रैवल ही करना पड़ा करता था, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सर्च, ठीक है, सिंपल बात है। तो यही सब बातें जो है यहाँ पर हमारी लिखी गई हैं। दैट मीन्स ये कौन थे बच्चा, हमारे ये थे हमारे हंटर गैदरर्स। अब अगर इन लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि झोपड़पट्टी नहीं बनाएंगे बैम्बू से, किसी भी चीज़ से, तो ये लोग जो गुफा वगैरह है, रॉक वगैरह है, उसी के नीचे जो है ये लोग गुफाओं में रहते थे। बस यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई। क्या बोल रहे हैं, देखो रह कहाँ रहे हैं, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, एज हंटर गैदरर्स, समझा चुकी हूँ। मतलब इनको खाना कैसे मिल रहा है भैया, नेचुरल सराउंडिंग से, चाहे एनिमल से मिले और चाहे प्लांट्स वगैरह से मिले। एनिमल्स को ये लोग मार रहे थे, गैदर कर रहे थे फ्रूट्स, रूट या जो भी एडिबल प्लांट्स हैं, एडिबल यानी कि जिसको ये लोग खा सकते हैं, वो मूव कर रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि वो खाना और पानी उनको मिल सके। एंड लास्ट वो रॉक सरफेसेस पे पेंटिंग करते थे यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स यानी कि नेचुरल कलर्स। अब ऑब्वियसली बात है ना, इनको टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए। देखो यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ना, हमेशा क्या भरता खाता या खाता जाता ऐसे ही रहेगा, बस नहीं है, कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे। अब ये लोग ऑब्वियसली बात है, कोई एनिमल्स को अगर काट रहे हैं या फेंक के मार रहे हैं। अच्छा, इन लोगों के टूल्स जो थे, इन वालों के पैलियोलिथिक के, इनके टूल्स बड़े थे, दे यूज बिग स्टोन टूल्स। अभी इनको जो मिला एज अ टूल इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। ये लिया और मार के मारा एनिमल को, फेंक दिया उसके ऊपर, मर गया बेचारा। और जो छोटे मोटे इतने बड़े टूल्स हुए उससे लिया और उसकी खाल फाड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ तो इंसान करेगा। तो दैट मीन्स इन लोगों ने जो टूल्स का इस्तेमाल था वो ऐसे करके करा, मीट को काटने के लिए, एनिमल्स की स्किन को फाड़ने के लिए, बोन्स को तोड़ने के लिए। और टूल्स कौन कौन से थे भैया, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, ये सब जो है कुछ बेसिक यहाँ पे टूल्स हमारे पास इन लोगों के हुआ करते थे। नेक्स्ट वी हैव इज बच्चा हमारी मेसोलिथिक हंटर गैदरर्स। देखो अभी ये लोग भी हंटर गैदरर्स ही हैं, अभी ये लोग चेंज नहीं हुए हैं, अभी ये लोग अलग से कुछ सिविलाइजेशन की तरफ नहीं गए हैं आज सच बहुत ज़्यादा। टाइमलाइन याद रखो, ये देखो मिडल एज है, बेसिकली मिडल की बात करो। टाइमलाइन देखो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC। अब हल्का सा आगे बढ़े, ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। अब आएंगे हमारे मिडल एज, आ गई स्टोन एज वाली। इस टाइम पे क्या हुआ, पहली चीज़ मैंने कहा था उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो था, आइस एज थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया, यानी कि आज से 12,000 साल पहले, यानी कि 10,000 BC के अराउंड हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो यहाँ पे आइस थी वो सब मेल्ट हो चुकी है, वो सब पानी बन चुकी है। ऑब्वियसली बात है, जो यहाँ पे नॉर्मल लैंड वाला पार्ट था वो पानी बन रहा है, सॉइल आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, ग्रासलैंड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट, यहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप हो रहे हैं, ठीक है।
यानी कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर अच्छा क्या हुआ, वो हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। आइस जो थी वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे फॉरेस्ट आ रहे हैं, ग्रासलैंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। पहले ये बात सिंपल समझ में आ गई। अब देखो इनके बारे में हमने क्या बात करनी है। पहली बात, जब ये लोग थोड़ा बहुत रहकर आ गए भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स, 2 मिलियन से लेकर के 10,000 BC, पूरे 1.5 से पौने 2 मिलियन जो है साल ये लोग रहे हैं, इससे पहले वाले लोग। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को मारा है, खाया है, प्लांट्स को कलेक्ट करा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर करी है। बट इन लोगों के पास हल्की बहुत अकलें आनी स्टार्ट हो गई। इन लोगों ने हल्का बहुत सोचा। देखो बेसिकली क्या चीज़ रही यहाँ पर, ये मान लो हमारी टाइमलाइन जो है कुछ इस तरीके से रही। ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा आज का 2000 सी, ये रहा हमारा 1000, ये रहा हमारा 2000 BC, ये रहा हमारा 3000 BC, ये रहा हमारा 4000 BC, अच्छा आगे जाएगा अभी और 5000 BC, 6000 BC, ठीक है, 7000, 8000, 9000 और 10,000। इस तरीके से रहेगा। सिंपल सी भाषा है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो वो तो देखो यहाँ से लेकर के 10,000 से लेकर के यहाँ तक का टाइम जो रहा, ये हमारा रहा बेसिकली मेसोलिथिक एज। इसमें ऑब्वियसली बात है आगे बढ़ रहे हैं, अभी इससे पीछे थे पहले हम लोग बहुत, हम 2 मिलियन पे थे। तो 2 मिलियन से लेकर के 10,000 तक हमारा ये रहा है पैलियोलिथिक, ठीक है, सिंपल सी भाषा है, ये रहा है पैलियोलिथिक। अब ये हमारा कौन सा बच्चा, ये हमारा है मेसोलिथिक एज। इस टाइम पे यहाँ पे आते आते 7 आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ते 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 7000 पे आते आते इन लोगों ने हल्का बहुत ग्रो करना स्टार्ट करा। तो बोलते हैं जो पहली बार यहाँ पे ग्रो हुआ वो बच्चा मेहरगढ़ में ग्रो होना स्टार्ट हुआ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ बच्चा, मेहरगढ़ में ग्रो होना स्टार्ट हुआ, जो कि क्या हो रहा है, वीट और बार्ले। और कब हुआ, 7000 BC में, यानी कि 7000 BC में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान है आज का, वहाँ पर ऑब्वियसली पहले हमारी वो IBC का पार्ट रहा है, बट अब बता रही हूँ आज का पाकिस्तान वाला पार्ट है, वहाँ पे आता है ये। यहाँ पे पहली बार क्रॉप्स का ग्रो होना स्टार्ट हुआ, विच इज़ वीट एंड बार्ले इन 7000 BC इन इंडिया। समझ में आ गया। अब देखो अभी भी लोग हल्का बहुत कल्टीवेशन करना स्टार्ट तो करा है, बट अभी भी लोग परमानेंटली सेटल नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हल्का बहुत स्टार्ट हुआ है अभी कल्टीवेट करना। तो अभी परमानेंट सेटलमेंट एज सच नहीं आई है, अभी इन लोगों के घर बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी भी ये लोग रॉक की जो पेंटिंग्स हैं, मतलब रॉक जो बेसिकली केव्स वगैरह है, उसी के अंदर रह रहे हैं। अभी भी ये लोग हंटिंग गैदरिंग भी कर रहे हैं, बस हल्की बहुत इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई, ग्रेजुअली हल्का बहुत यहाँ पे चेंज आया। अच्छा अब क्या हो रहा है, अब ये लोग बड़े टूल्स का इस्तेमाल ना करके अब ये लोग थोड़े छोटे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन से हमारे, जिन्हें हमने कहा बच्चा नाम दिया हमारा माइक्रोलिथ। क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया माइक्रोलिथ। अच्छा ठीक है जी। फिर बोलते हैं यहाँ पे फिशिंग एक अच्छा खासा इन लोगों का ऑक्यूपेशन बन चुका था, ठीक है। अब ये लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे रहना स्टार्ट करा है, प्रॉपरली यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, ये हल्का बहुत इन लोगों ने रहना कहीं पे स्टार्ट करा है। अच्छा आप लोगों को ये जो पेंटिंग दिख रही है बच्चा, यहाँ पे आपको ये दिख रही है, ये कलरफुल से जो पेंटिंग बना रखी है, ये हमारी है भीमबेटका, एक बेसिकली मध्य प्रदेश में एक साइट है जहाँ पर ये है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को नाम से उसको डिक्लेयर कर रखा है। उसको क्यों, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सके, बिकॉज ये बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुरानी है, एंड इट शुड बी कंजर्व, इट शुड बी प्रिजर्व, ऐसे बोल के उन्होंने यहाँ पर ये साइट का जिक्र बेसिकली यहाँ पर करा हुआ है। ये हुई बेटा हमारी कौन सी, मेसोलिथिक एज, जिसमें हमने क्या करा, मिडल एज थी भैया, नॉर्मल रहा, हल्का बहुत स्टार्ट हुआ है 7000 BC में, बट प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज द न्यूलिथिक का रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे न्यूलिथिक की एज नहीं बोला इन लोगों ने बड़ा प्यारा वर्ड दिया, विच इज न्यूलिथिक का रेवोल्यूशन। क्रांति आ गई भाई, क्या क्रांति आ गई, वॉर हो गई, नहीं वॉर नहीं हुई, उस टाइम के लोग ये सब काम करते ही नहीं थे। हम बेचारे रह तो पा नहीं रहे हैं, वॉर क्या कहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखो रेवोल्यूशन आया, अब क्या है भाई, अब और लंबा टाइम हो गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 6000 BC तक, तो ये 6000 हमारा BC रहा था, फिर ये 4000 आएगा, सॉरी 5000 आएगा, यानी कि फिर ये 4000 आएगा, और फिर ये 3000 आएगा, और फिर ये 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा, एंड फिर ये C पे जाएगा, इस तरीके से था। एंड बाद में जो हमारा 2000 BC C मतलब आ जाएगा। अब जो यहाँ से लेकर के हमारा ये टाइम रहा, इस टाइम को हमने कहा बच्चा हमारा न्यूलिथिक एरा। क्या था बच्चा, हमारे न्यूलिथिक, यानी कि नई स्टोनेज आ रही है। अब जब नई चीज़ें आ रही हैं, लोग यहाँ पे एडवांस हो रहे हैं, लोग यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, तो डेवलप अगर लोग हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे नया करेंगे। अब जब लास्ट टाइम इन लोगों ने हल्का बहुत प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब ये लोग प्रॉपरली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये लोग सोचेंगे आखिर हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम एनिमल को पकड़ते हैं, मारते हैं और खा लेते हैं, काम खत्म हो गया। हम एनिमल्स को ऐसा करते हैं, पालना स्टार्ट करते हैं भाई।
एनिमल्स अगर हम पालेंगे, उन्हें खिलाएंगे, हम उन्हें कहीं भी ले गए, पूरे ग्रुप को हमने उन्हें जाके चारा खिला दिया, अब वो लोग हमारे हैं, अब वो हमें दूध देंगे, अब हमें उनसे फर मिलेंगे, हमें उनसे उनकी स्किन मिलेगी, कुछ भी यहाँ पर मिलेगा, हम लोग उसका यूज़ करेंगे, हम लोग वो लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आया? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, एनिमल्स को पालने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या रही भाई, अभी उन लोगों ने बोला एनिमल्स को तो पाल रहे हैं, अभी हम लोग जो प्लांट्स हैं तो तोड़ते हैं और खा लेते हैं, उसकी जगह ऐसा करते हैं हम प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट करा। अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, एक और बात कि 3000 BC के आते आते इससे हल्का सा पहले हमारी चैल्कोलिथिक एज आ जाती है। बच्चा क्या आती है? वो चैल्कोलिथिक एज आती है, जिस टाइम पे हमारे जो मैं कहूँगी कॉपर के टूल्स थे वो यहाँ पे डिस्कवर होना स्टार्ट हुए। बेसिकली कॉपर एज अ मेटल पहली बार जो है वो डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कॉपर एज आ गई। अब एक बात याद रखना, हमेशा जब भी यहाँ पर ऐसे हमारे मेटल्स आएंगे, मेटल्स के आने पे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो और बढ़ेगी, वो और बढ़िया होगी, वो और अच्छी होगी। क्यों? अभी आप स्टोन के टूल से ज़मीन खोद रहे थे, इतने अच्छे से वो खुद नहीं पा रही थी, अब आपके पास शार्प टूल्स हैं, आप उससे ज़मीन खोदोगे हल्की हल्की, तब आप सीड्स बोओगे, आप तब पानी देकर तब उसमें हार्वेस्टिंग करोगे उसकी, तो आपको अच्छी क्रॉप मिलेगी। अब यहाँ पे यही सब चीज़ें होने लग गई। आपको देखना, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग, अब जब यहाँ पे सबके सब खेती बाड़ी में ही लग गए हैं, तो यहाँ पे अब जो है सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है। रिमेंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा? सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, विच मीन्स इसकी क्वांटिटी ज़्यादा, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे जितनी हमको चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो लोग यहाँ पे एक जगह पे रहना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? एक जगह पे रहना स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई, हमारे एरिया में हम लोग कर रहे हैं तो हम यहीं पे रहेंगे, और हम कहाँ जाएंगे? हम लोग यहीं पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग रह रहे हैं, तो हम लोग अपना घर बनाना, झोपड़पट्टी बनाना, हम लोग सब कुछ यहीं बनाएंगे, हम लोग और कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? परमानेंट सेटलमेंट आई। अब अगर खाना जितना हमको चाहिए, फॉर सपोज मेरे गांव में 100 लोग रहते हैं, मुझे 100 लोगों के लिए खाना चाहिए, बट अब प्रोड्यूस हो रहा है वो 150 लोगों के लिए, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो बाकी लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, अब बाकी लोग कहेंगे भाई आप प्रोड्यूस करते रहो, आप हमको दे देना, हम कुछ और प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे डिफरेंट क्राफ्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए। ये सिंपल बात समझ में क्या हुआ यहाँ पर? अब यहाँ पे डिफरेंट क्राफ्ट इंट्रोड्यूस है, बिकॉज अब यहाँ पे खाना खूब अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, सबको अलग अलग प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आज भी मान लो क्या चीज़ है, ऐसा नहीं कि हर घर में खेती हो रही है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे वो लोग खेती कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग उनको दे रहे हैं, वो हमको दे रहे हैं, खाना बना हुआ, खाना प्रोड्यूस हुआ सेम जो है चीज़ें उस टाइम पे होने लग गई थी। तो यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पोल्ट्री। अब उस खाने को स्टोर करने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हाथ में तो हार्वेस्ट रखेंगे नहीं हमेशा, ये रही आप लोग, पोट्री हो, कुछ मटका सॉर्ट ऑफ कुछ तो हो। तो यहाँ पर अब ये सब चेंजेस यहाँ पर आए। तो जब भी आप लोग सुनो नेओलिथिक एरा, इस टाइम पे क्या आएगा भैया? रेवोल्यूशन क्यों रहा? बिकॉज इस टाइम पे एकदम से बहुत बड़ा शिफ्ट आया, बहुत बड़ा चेंज आया। आपने हंटिंग गैदरिंग बिल्कुल छोड़ दी, अभी तक आप मेसोलिथिक में हल्का बहुत कर रहे थे, आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा, आपने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा, आपने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट करी। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? हमारी एक जगह पर रह ही नहीं रहे थे, अब आप लोग प्रॉपरली परमानेंटली सेटल हो रहे हो। अभी तक आप लोग खाना प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, अब आप लोग सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हो। ये जो है क्या है बच्चा? हमारे चेंजेस आए। तो इस सब के बारे में जो यहाँ पर वो हमारा लिखा हुआ है। इस ट्रांजिशन को हम लोगों ने बच्चा क्या बोला? हमारा नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और जो अभी तक पैलेलिथिक में इन लोगों ने बहुत बड़े टूल्स का इस्तेमाल करा, मेसोलिथिक में इन लोगों ने क्या करा था? मिडल यानी कि माइक्रो छोटे टूल्स का इस्तेमाल करा था। यहाँ पे न्यूलिथिक में जो क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही मैं कहूँगी पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल ये लोग अब कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये भी स्मॉल ही हैं, बट ये बहुत पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैं। यहाँ पे कहा बाद में क्या होगा? जब यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड आ चुका है, अब यहाँ पे देखो 3000 BC आ चुकी है। आप लोगों को याद होगा जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, IVC जो है हमारा, वो हमारा स्टार्ट ही कब से होता है? 3300 BCE से अर्ली फेज जो है इसका स्टार्ट हो चुका होता है। दैट मीन्स अब इस टाइम पे जब आप लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अब जब लोग रह रहे हैं एक जगह पे, जब लोग रहेंगे अच्छा खासा सामान प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे अब टाउन्स का डेवलपमेंट होना, शहरों का डेवलपमेंट होना, बेसिकली उस टाइम का अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और जो पहला रहा वो कौन सा था हमारे इंडिया में? IVC जो फर्स्ट रहा हमारे इंडिया में, इसके बाद वो था बच्चा हमारा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हम लोगों के पास आएगा अच्छा न्यूलिथिक इन द सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये बेसिकली यहाँ पे लोगों के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं एक्स्ट्रा, क्या उस टाइम के लोग कर रहे थे, किसका ट्रेड हो रहा था, ये कुछ चीज़ें हैं बेसिकली इस टाइम पे क्या हो रहा था।
तो बोलते हैं भैया अच्छे खासे अर्ली फार्मिंग रीजन्स हमारे रहे ये। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपको बता ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, हिंदू कुश माउंटेन मतलब ये वाला जो पार्ट रहा हमारा आईवीसी वाला, ये प्रॉपर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे अच्छे खासे जो है खेती वो हुई। बोलते हैं मेहरगढ़ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है हमारी, जो कि मैंने कहा पाकिस्तान में आज का जो बोलन रिवर है वहाँ पे उसके पास ये पाया जाता है। एविडेंस है हमारा जहाँ पे फार्मिंग हुई है सबसे पहले, यहाँ पे सेटल्ड लाइफ जो है बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट जो है वो यहीं पे आना स्टार्ट हुई है, ये वाली बात यहाँ पे कही गई। फिर यहाँ पे कहते हैं पीपल ऑफ मेहरगढ़ कल्टिवेटेड वीट एंड बार्ले, बता चुकी हूँ इन लोगों ने क्या कल्टिवेट किया था, वीट एंड बार्ले। और करा कब था बच्चा, 7000 BCE में, यानी कि मेसोलिथिक में हल्का और इसके ट्रेसेस स्टार्ट हो चुके थे। कहते हैं डोमेस्टिकेट कर रहे हैं वो लोग अब एनिमल्स को, चाहे वो शीप है, गॉट है, कैटल है, कुछ भी है। और घरों में रह रहे हैं जो कि सन ड्राइड ब्रिक्स के बने हैं, नॉट जस्ट बैम्बूज के। आप ये सोचो, नॉट जस्ट बैम्बूज के, बट ये घर प्रॉपर ईंट के बने हैं जो कि धूप में सूखी हुई, और अपने डेड को जो मर गए लोग उनको ब्यूरी कर रहे हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे दिखा रहे हैं इनका सिविलाइजेशन, समझो, यहाँ पे दिखा रहे हैं इनका सिविलाइजेशन, यहाँ पे दिखा रहे हैं इनका एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे दिखा रहे हैं इनकी एडवांसमेंट। यहाँ पर ये जो लोग थे ये भी एडवांस होते जा रहे हैं। समझ में आ गई वाली बात। बोलते हैं बाद में मैंने कहा था धीरे धीरे करके यहाँ पे कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। तो 3500 BC मान के चलते हैं, समवेयर किसी आर्टिकल्स में 3500 BC है, किसी आर्टिकल्स में 3000 BC है। इस टाइम पे क्या था, हमारी चैल्कोलिथिक एज को डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया था, इससे हल्का पहले रहा। जब ये कॉपर आया तो कॉपर जब आ चुका है तो हमारा एग्रीकल्चर और अच्छा होगा, बता चुकी हूँ पहले। अब कॉपर के बाद भी यहाँ पे आप टिन ऐड करोगे ना कॉपर में जो हमारे पास था, इससे हमारा बनेगा बच्चा ब्रॉन्ज। क्या बनेगा, हमारा बनेगा बेटा ब्रॉन्ज। तो 3000 से 2800 BC के आसपास हमारी ब्रॉन्ज एज भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। दैट मीन्स ब्रॉन्ज की यहाँ पे डिस्कवरी हो चुकी थी। ये जो बच्चा क्या रहा, हमारी सारे ही हमने एजेस के बारे में पढ़ा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड लास्ट वन हमारा ब्रॉन्ज एज। अब लास्ट में देखोगे आप आयरन एज भी हमारी आती है, जो कि करीब करीब हमारी 1000 BC समवेयर एंड समवेयर 600 BC के आसपास जो है किसी किसी जगहों पे आयरन एज की बात हम लोगों ने यहाँ पर करी है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द फ्रॉम विलेजेस टू सिविलाइजेशन। ये बता चुकी हूँ, अभी डिस्कस करा है मैंने ऑलरेडी। जब यहाँ पे एग्रीकल्चर का यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, इससे क्या हो रहा है, मोर रिलायबल फूड प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे अब सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली क्या है, जितनी हमको चाहिए उससे जब क्वांटिटी ज़्यादा हो उससे हम लोग बोलते हैं हमारा सरप्लस। पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो हो रही है, परमानेंटली यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेशलाइज क्राफ्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। एंड यहाँ पे अब ट्रेड हो रहा था। अब क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे अब ट्रेड होगा, सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। इंपोर्ट का मतलब होता है मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना। अब यहाँ पे वो होगा, कहते हैं जब यहाँ पे सेटलमेंट बढ़ने लग गई तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुए, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे अर्बन सेंटर आए। बच्चे क्या है, अर्बन सेंटर आए, बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन का होना स्टार्ट हुआ। एंड द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो यहाँ बच्चे हमने 2 टॉपिक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स वाला, एंड देन हमारा स्टोन एजेस वाला। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे बेटा हमारा सिविलाइजेशन का पॉइंट, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर में चारों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि हमारे मेसोपोटामिया की, जो कि आज का इराक ईरान के आसपास का एरिया है, वेस्ट एशिया के पास का एरिया है। हमारा इजिप्ट में, जो इजिप्ट है हमारा अफ्रीका वाला पार्ट, वो वाला सिविलाइजेशन, एंड हमारी चाइनीज सिविलाइजेशन। हमारी क्या मतलब, उन लोगों की ऑब्वियसली। हम इन चारों सिविलाइजेशन के बारे में जो आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों के पहले समझ में आ गया है, सब अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे बच्चा हमारा सिंधु सरस्वती। अब देखो सिंधु क्या है, ये सिंधु नाम कहाँ से आया। देखो ब्रिटिशर्स को मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, ब्रिटिशर्स को इंडस बोलने में दिक्कत होती थी, वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, सॉरी सिंधु को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे वो लोग, स को वो लोग बोल नहीं पा रहे थे, तो सिंधु, इंदु, सिंधु। तो वो सिंधु से नाम होता होता इंडस रिवर बन गया। हमारी जो नदी थी इसका नाम पहले सिंधु नदी ही था।
सिंधु रिवर ही था, अभी भी इंडस को हिंदी में सिंधु ही लिखते हैं, ठीक है, बट ये लोग उसका नाम बोल नहीं पाए सिंधु, तो इंग्लिश में पढ़ता 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 ये इंडस रिवर हो गया सब। यानी कि देन किसकी है नाम, ब्रिटिशर्स की, ठीक है, जो नाम है किसकी देन है बच्चा, ब्रिटिशर्स की, ठीक है, ऐसे वाला। अब देखो यहाँ आप लोग को दिख रही है आईवीसी, ये प्रॉपर हमारा जो प्रॉपर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, कौन से पार्ट है बच्चा, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा, ये सारा का सारा, आज का गुजरात वाला पार्ट भी है इसके अंदर, और हमारा ऊपर का नॉर्थ वाला पार्ट भी है, और हल्का बहुत राजस्थान वाला पार्ट भी। ये सारे जो है पार्ट्स हमारे किसके अंदर आ गए, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो बच्चा ये आ गए। आप देखो यहाँ पे क्या बातें कहते हैं, कहते हैं आपको पता है इस टाइम तक एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, लोग बाग यहाँ पे सीख चुके थे वो सब चीज़ें करना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भैया, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनता हुआ चला गया। क्या बना बच्चा, हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइज सेटलमेंट जो है वो हमारी होती हुई चली गई। क्या हुई बेटा, ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट जो है वो हुई। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी रही हमारी बच्चा बता चुकी हूँ, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसका नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन या हमारी आईवीसी में जो है हम लोग उसको कहते हैं। अब देखो इसका एक बार एज जरा याद रखना, कब से कब तक रही है, 3300 BCE से लेकर के करीब करीब 1200-1300 BCE तक ही जो है रही है। ये इसके अर्ली फेज से ले करके इसका बिल्कुल लेट यानी कि डिक्लाइन जो बिल्कुल लास्ट हो चुका है वो यहाँ पे हो चुका है। इसका एक जो इसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है हमारा इसका मैच्योर फेज, जिस टाइम पे बिल्कुल सबसे ये अपने पीक पे थी, किस पे थी, बिल्कुल पीक पे थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया था, वो हमारा था बच्चा 2600 BCE से लेकर के करीब करीब 1900 या 1800 BCE तक का ये हमारा रहा इसका बिल्कुल मैच्योर फेज। बट इसका प्रॉपर जो टाइम पीरियड रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रहा है। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं बच्चा आप लोगों के अर्ली हड़प्पन यानी कि जो स्टार्टिंग का रहा है इनका 3300 से लेकर के 2600 के आसपास तक का, उसमें क्या रहा, बोलते हैं जब तक यहाँ पे अभी लार्ज यानी कि बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं बनी थी तो यहाँ पर क्या थे, अभी भी हल्की बहुत यहाँ पे फार्मिंग कर रहे थे, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड हल्का बहुत यहाँ पे क्या है, पास्टोरल कम्युनिटीज़ है। अब देखो पास्टोरल कम्युनिटीज़ का मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे लोग जो अपने चरवाहा को लेकर, प्रॉपर हर्ड को लेकर कहीं और चल दिए यहाँ पे खेती बाड़ी कराने, सॉरी बोल रही हूँ, और उनको खिलाने के लिए चारा, आपने अपने हर्ड को लिया, प्रॉपर कैटल का पूरा ग्रुप है, शीप का पूरा ग्रुप है, आपने उनको लिया। आपने देखा होगा पहाड़ी एरियाज में बहुत होते हैं ऐसे, आगे वो चल रहे हैं करते करते पूरा उनका जो शिप का हर्ड है वो आगे चल रहा है, वो चल रहे हैं, पीछे एक चल रहा है, आगे उनको संभालने के लिए बेसिकली कहीं पे लेके जाएंगे, उनको पूरा चारा खिलाएंगे, चारा खिला के जो उनको वापस ले आएंगे। अब उनसे जो चाहिए आप उनसे लेते रहो, लॉन्ग टाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आप उनको भी खिला रहे हो, उनको भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात, मार नहीं रही उनको। तो वो जो उसे हम बोलते हैं हमारी पास्टोरल कम्युनिटीज़ यानी कि हर्डर्स जो होते हैं, जो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं बेसिकली। बाद में क्या होगा, धीरे धीरे करके ये लोग स्पेशलाइज क्राफ्ट डेवलप करेंगे या ट्रेड करेंगे ये लोग अच्छी खासा, और क्या होगा धीरे धीरे करके बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में डेवलप हो जाएंगे। ये तो बता ही चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, इसमें आज सच कुछ नई वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमारे इस फेज के मेजर फीचर्स के बारे में, यानी कि हमारे आईवीसी के मेजर फीचर्स के बारे में ज़रा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या मेजर फीचर्स रहे हमारे आईवीसी के, क्या क्या इसके अंदर हुआ। सबसे पहली बात बता चुकी हूँ, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, ये इस टाइम पे अच्छा खासा हुआ, लोगों ने क्रॉप प्रोड्यूस करी, ग्रो करी, एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वो भी इन लोगों ने करा। जो एग्रीकल्चर का सरप्लस यहाँ पर हुआ, बता चुकी थी, क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होना दाना रिक्वायर्ड, उससे क्या हुआ था यहाँ पे ग्रोथ हुई टाउन्स की, सिटीज़ की, बिकॉज अब जो लोग हैं वो डिफरेंट क्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब डिफरेंट क्राफ्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए 100 का, मिल रहा है उनको 150 का, सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बेसिकली, अब ये लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे होने लग गई, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो पॉपुलेशन में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, सेटलमेंट जो है वो प्लान होने लगी। जो आप लोगों ने पिक्चर्स में आईवीसी के घर देखे होंगे, अभी दिखाऊंगी उनके घर के, महलगढ़ का घर दिखाऊंगी, या बेसिकली उनका मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, जो स्ट्रक्चर ये लोग फॉलो करा करते थे। आज भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है। उनके घर प्रॉपर मतलब ऐसे बॉक्स के रूप में थे, ऐसे ऐसे उनके घर हुआ करते थे, प्रॉपर इंटरेक्टिंग एट राइट एंगल पे यहाँ पर कट कर रहे थे। बाहर की तरफ, सबके बाहर की तरफ पे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, एंड एक कॉमन फिट ड्रेनेज हुआ करता था। इतने तरीके से इन लोगों के घर जो है वो प्लान हुआ करते, जो कि आज के मैंने कहा नहीं है वो। प्लस यहाँ पर क्या था, सन ड्राइड ब्रिक्स का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे,
जो कि बहुत बढ़िया है। आज की ब्रिक भी इतना लॉन्ग टर्म तक नहीं रुकती हैं। जब ये इसका डिस्कवर हुआ था मेहरगढ़ की साइड का, वहाँ जाके देखा गया था, जब वहाँ जाके तो इतनी बढ़िया वहाँ की ब्रिक्स की सिचुएशन थी कि ओहो हो, अभी अभी बन के आई हैं। मतलब काफ़ी अच्छा था, मतलब ऐसा टूटा हुआ नहीं था, काफ़ी अच्छे ब्रिक्स जो है उस टाइम पे उन लोगों की हुआ करते थे। अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं कहूँगी, क्योंकि बाद में ऑब्वियसली इसके अंदर है वो चीज़ कि आखिर अभी आप लोग वीडियो रोक के मुझे बताओ कि आखिर ये जो कॉन्सेप्ट था सन ड्राइड ब्रिक्स वाला, क्या वो हमारा खुद का था या हमने किसी और सिविलाइजेशन की, किसी और कम्युनिटी से हम लोगों ने वो लिया था कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये आप लोग बताना मुझे। थर्ड वी हैव, बता चुकी हूँ ऑलरेडी, क्राफ्ट का प्रोडक्शन जो है ये लोग कर रहे थे। अलग अलग सामान, बीड्स का, स्टोन से, शेल से यहाँ पे ये लोग कुछ ना कुछ बना रहे थे। मेटल वर्क भी कर रहे थे, पोट्री भी कर रहे थे, ये था। एंड लास्ट वी हैव द ट्रेड, बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अच्छा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा इंडिया का IBC का ट्रेड जो था वो मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छा खासा रहा है। कैसा रहा है भैया? मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छा खासा हमारा ट्रेड रहा है। तो बस वही यहाँ पर बोला गया है, हमारे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे खासे थे वेस्ट एशिया यानी कि हमारे मेसोपोटामिया के साथ। बोलते हैं हम फिनिश गुड्स जो है उनको बेचते थे। हम लोग कुछ आइटम हमारे पास थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, बीड्स थी, आइवरी, टिम्बर, गोल्ड डस्ट, हम जो इसका हम लोग बेसिकली ट्रेड करा करते थे। तो यहाँ पे ये रहे बच्चा हमारे IBC के कुछ फीचर्स, यानी कि खाने को प्रोड्यूस करना, सेटलमेंट बहुत अच्छी होना, घर बहुत अच्छे बनना उन लोगों के, ट्रेड करना, क्राफ्ट वगैरह में यहाँ पे इन्वॉल्व होना, ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर रही। नेक्स्ट वी हैव इज द देयर वाटर का मैनेजमेंट सिस्टम। देखो उन लोगों का पानी को मैनेज करने का सिस्टम बहुत बढ़िया था। अच्छा खासा मैंने बताया, हर घर के बाहर वहाँ पे ड्रेनेज के नाली यहाँ पर है। फिर वो कनेक्ट है एक यूजुअल एक कॉमन ड्रेनेज सिस्टम से, नाली से बेसिकली। तो बहुत बढ़िया इन लोगों का सिस्टम था। ऑल्सो यहाँ पर बोलते हैं धौलावीरा और लोथल, यहाँ पे दो साइट और आएंगी, आपका दो का जिक्र हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं धौलावीरा जो यहाँ पर फेमस थी अपनी वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम के लिए। आपको ये यहाँ पे चाहिए तो खैर लोथल है, ये वो नहीं है बच्चा, ये हमारी लोथल है। जो एक और हमारी साइड जिसका मैं आप जिक्र कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये क्या है, हमारी लोथल है। अब अगर बात करूँगी धौलावीरा की, आखिर धौलावीरा में ऐसा क्या हो रहा था? देखो दोनों ही गुजरात में, ये बात याद रखना। दोनों कहाँ पर है बच्चा? ये दोनों हमारी गुजरात में है। अब देखो वहाँ पे क्या बातें कह रहे हैं, कहते हैं वाटर फ्रॉम नियर बाय स्ट्रीम वॉज डाइवर्टेड यूजिंग डैम्स एंड चैनल्स, यानी कि अब इस टाइम पे इन लोगों ने डैम भी यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, वो भी यहाँ पे इन लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर वही बातें कही गई है। कहते हैं ये लोग कि इन लोगों ने क्या करा, मान लो यहाँ पे नॉर्मल नदी आ रही है, इस नदी के पानी को इन लोगों ने डाइवर्ट करा और अपने अपने फील्ड्स की तरफ ले गए। यहाँ पे इन लोगों ने बनाया एक डैम, अब इसको कंट्रोल करके अपने फील्ड्स के अंदर जो है ये लोग इरीगेशन कर रहे हैं। तो डैम्स, कैनाल्स, चैनल्स, ये सब जो इन लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर लिए थे। प्लस इन लोगों ने कुछ टैंक बनाए, यानी कि रिजर्वायर बनाए, जहाँ पे ये लोग पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे ये लोग पानी को कंजर्व भी करना सीख गए थे अपनी सेटलमेंट के अंदर ही। दैट मीन्स पानी को मैनेज करने का सिस्टम इनका बहुत अच्छा खासा था। देन वी हैव इज द लोथल। लोथल में बच्चा क्या है, डॉकयार्ड है ये, जहाँ से सारे ये शिप्स जो हैं, जो हम ट्रेड कर रहे हैं, सारा सामान लोड करके वो शिप्स जो है वो जा रहे हैं। शिप हो गया, हमारे बोट्स है बेसिकली जो भी हैं। अब उस टाइम में बड़े बड़े शिप तो ऑब्वियसली बात नहीं थे, मुँह से शिप निकल गया मेरे, मतलब जो बोट्स वगैरह हैं उनमें सामान जा रहा है। आपने सामान को रख दिया, आप ट्रेड कर रहे हो, आप भिजवा रहे हो वेस्ट एशिया वगैरह जैसी जगहों पर, तो वहाँ पर जो आपका सामान वो पहुँच रहा है। समझ में आ गया? दिस वॉज द लोथल। बोलते हैं बहुत अच्छा था और ये पूरा का पूरा बर्न्ड ब्रिक से ही बना हुआ था। अच्छा, अब देखो हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों की स्क्रिप्ट की। अभी मान लो हम हिंदी बोलते हैं, हमारे स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट। हम लोग अभी पढ़ते हैं लैटिन, हम लोग देखते हैं ग्रीक की स्क्रिप्ट है बेसिकली। ये सब क्या अलग अलग स्क्रिप्ट है। अब जब मैंने कहा कि 3000 BC में राइटिंग की डिस्कवरी हुई थी, मैंने कहा था यानी कि आज से 5000 ईयर्स पहले, बट आप देखोगे हड़प्पा के लोग भी ऑब्वियसली बात है राइटिंग यूज़ कर रहे थे। हड़प्पन्स की भी कुछ स्क्रिप्ट हुआ करती थी, बट उसको डिसाइफर नहीं करा गया, अभी तक भी उसको डिकोड नहीं करा गया। उसको अभी तक भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे हिस्टोरियन समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो लिख क्या रहे थे। वो लोग अपनी सील्स में क्या लिख रहे हैं समझ ही नहीं पा रहे। मतलब उनकी स्क्रिप्ट बहुत ही अलग प्रकार की थी जिसको हम लोग समझ ही नहीं पाए। बल्कि अगर आप देखोगे इस टाइम पर, एक बात याद रखना, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन या चाइनीज़, वो सब भी 3000 BC के आसपास ही आई हैं। उन सबका भी इवॉल्व तभी हुआ है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो चुकी है। किसी की यूनिफॉर्म है, किसी की हाइलोग्राफिक है, किसी के यहाँ पे कुछ है, बट हमारी IBC की, हड़प्पा की हमारी स्क्रिप्ट विच इज़ कॉल्ड सिंधु लिपि, वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है।
सील्स में है, कहीं पर है, उसको अभी तक डिकोड जो है वो नहीं करा गया है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा, फिर हम लोग बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमारी खत्म हुई बेटा हमारी IBC की, यानी कि हमारी हड़प्पा की सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग जान चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बेटा बात करेंगे हमारी मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन के बारे में। आपको दिख रहा है ये कहाँ पर है, आपको पता है वेस्ट एशिया वाला पार्ट है ऑब्वियसली। अब देखो जो हमारे, अच्छा एक बात याद रखना, जो भी हमने सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, ये सारी ही बच्चा जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो सारी क्या थी, हमारी किसी न किसी नदी के आसपास है। सारी ही कहाँ पर है बेटा, हमारी वो नदी के आसपास। अब नदी के आसपास क्यों है, देखो पहली बात, आखिर रिवर्स के आसपास क्यों, ये मैंने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी डाला हुआ है। आई होप आप बच्चों को मिल चुके हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना उसको। आंसर्स भी उनके आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अभी जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, अच्छा आप देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भाई ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, तो सारी ही हमारी सिविलाइजेशन रही हैं वो सब नदी के आसपास रही हैं। वाई रिवर के आसपास। देखो अब ये सारी ही जो है, ये सब आप एग्रीकल्चर कर रही हैं, ये सब जो है खेती कर रही हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मिट्टी, एक पानी चाहिए। अगर नदी के आसपास रहेंगी, पानी मिल जाएगा इनको इरिगेशन करने के लिए अच्छा खासा। और अगर नदी के आसपास रहेंगे, नदी जो आती है अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, मैंने कई बार कहा है, नदी जो है जब भी ट्रैवल करती है वो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले सब कुछ जो है वो लेकर आती है, और वो अपने साथ साथ उसको डिपॉजिट करती हुई चलती है, फिर कहीं पे आके डिपॉजिट करती है। तो वो क्या है, वहाँ पे बहुत फर्टाइल प्लेन होगा, वो बहुत फर्टाइल एरिया होगा, वहाँ की सॉइल बहुत अच्छी होगी, एल्यूवियल सॉइल जिसे हम बोलते हैं वो होगी। तो वहाँ पे क्रॉप को प्रोड्यूस करना, वहाँ पे बेसिकली एग्रीकल्चर करना बहुत बढ़िया होगा। दैट्स वाई जो है सब बोला गया कि भाई वहाँ पे हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर हम लोगों ने करना है। ये वाली बात समझ में आ गई हम लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में। तो इसलिए यहाँ पर नदियों के आसपास ही हमारी सारी ही सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो हुई हैं, और कहीं नहीं हुई, नदी के आसपास। अब अगर बात करूँगी आप लोगों की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, ये भी 2 नदियों के आसपास हुई है। आप देखोगे ऊपर यहाँ पर देखो, ये हमारी है बच्चा, एक सेकंड, एक हमारी है यूफ्रेट्स, एक हमारी है टिग्रिस। क्या है बेटा, एक हमारी यहाँ पर है, हमारी ये रही हमारी यूफ्रेट्स, ये जो इधर ये वाली है, ये वाली, ये हमारी है बेटा यूफ्रेट्स, और ये हमारी है बेटा टिग्रिस। ये 2 जो है हमारे पास क्या नदियां हैं, और जो मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन है वो इसी के बीच वाली, ये वाला पार्ट यहाँ पे सारा का सारा, ये सब क्या है हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दैट मीन्स ये भी क्या है, 2 नदी के आसपास है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इनके बीच में जो है ये सिविलाइजेशन है कि यहाँ पर पानी अच्छा खासा होगा क्रॉप को ग्रो करने के लिए, एंड सॉइल बहुत अच्छी खासी फर्टाइल होगी। सिंपल है। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनको यहाँ पर दे प्रोवाइडेड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, भाई एग्रीकल्चर के लिए इन लोगों को पानी दिया गया। यहाँ पे जो आसपास का एरिया है बहुत प्लेन एरिया है, तो फर्टाइल सॉइल है, जिससे यहाँ की फार्मिंग इनकी बहुत अच्छी खासी हो पाए। बोलते हैं रिवर्स कुड ऑल्सो कॉज अनप्रेडिक्टेबल फ्लड्स। अब ऑब्वियसली बात है, अगर नदी है, अगर आप बिल्कुल नदी के आसपास खेती कर रहे हो तो हल्का बहुत तो आपको रिस्क भी रहेगा। नदी बारिश बहुत तेज आ गई, नदी ने ओवरफ्लो कर लिया, फ्लड आ गया, तो फसल पूरी खराब हो गई, फसल तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन भाई रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर वाली बात है। तो यहाँ पर लोगों को कुछ तरीके यहाँ पे आजमाने पड़ते थे, कुछ ना कुछ तरीके यहाँ पे करने पड़ा करते थे कि नदी के बिल्कुल आसपास ना रख कर उस नदी के ही पानी को हमने डाइवर्ट कर, नदी ऐसे बह रही है तो यहाँ पे हम खेती बाड़ी ना करें, नहीं, बल्कि यहाँ से हल्का पानी को डाइवर्ट करें, अपने अपने फील्ड्स की तरफ लेकर जाएं, हम लोग यहाँ पे खेती जो है वो करें। यही वाली बात जो यहाँ पर इन लोगों ने बोल रखी कि इन लोगों ने क्या बनाए, इरिगेशन के चैनल्स बनाए, डाइवर्ट करा उन नदियों को अपने अपने फील्ड की तरफ। अब ये सिंपल सी बात जानते हैं हम लोग, नदी होगी, फर्टाइल लैंड होगा, एग्रीकल्चर बढ़िया होगा, तो खाना जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे फिर बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होंगी, यहाँ पर हमारा ट्रेड होगा, एंड यहाँ पे हमारे डिफरेंट यहाँ पे क्राफ्ट वगैरह वो हुआ करेंगे। तो आप लोग ये वाली बातें जो आप लोगों को याद रखनी है। समझ में आ गया बच्चा? अच्छा, अब इस टाइम पे क्या हुआ, हमारा मेसोपोटामियंस में 4 सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन यहाँ पर आई, यानी कि यहाँ पे 4 बहुत बड़ी बड़ी अच्छी खासी कम्युनिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई। जिन लोगों ने राज करा वो लोग यहाँ पे रहे बहुत अच्छे से, वो यहाँ पे रहे। 4 कौन कौन सी? फर्स्ट हमारी आएगी बच्चा इसके अंदर हमारी सुमेरियंस, फिर हमारे पास आएंगे यहाँ पे अकादियंस,
देन असाइरियंस एंड देन हमारे बेबीलोनियंस या बैबीलोनियंस, कुछ भी कह सकते हो, वो हमारे यहाँ पर आएंगे। तो बच्चा फर्स्ट हमारे कौन से रहे, वो थे हमारे सुमेरियंस। क्या थे बेटा, सुमेरियंस। अब देखो इनके बारे में क्या बोलते हैं, आपको दिख रहा है भाई अर्लीस्ट लोग थे ये जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा, और अर्बन सिविलाइजेशन हमारे मेसोपोटामिया में इन्हीं लोगों ने स्टैब्लिश करी। ये लोग जो है वो आए थे। कहते हैं अब इन लोगों ने करा क्या क्या, कुछ यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिटी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये मेसोपोटामिया ऐसे करके, तो यहाँ पे वी हैव यहाँ पे उरुक। ये जो इन लोगों ने क्या करा, कुछ सिटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट करा। सुमेरियंस एक कम्युनिटी बनी, इन लोगों ने ये सिटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट करा। अच्छा, देन इन लोगों ने क्या करा, बहुत अच्छा खासा इनका सिस्टम रहा गवर्नमेंट का, रिलीजन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इन लोगों ने करा। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, इन लोगों की स्क्रिप्ट क्या थी बच्चा, इन लोगों के स्क्रिप्ट का नाम था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्या थी बेटा, वो थी हमारी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, और इसको डिकोड या मैं कहूँगी डिसाइफर इसको कर लिया गया। ठीक है, अब जब इन लोगों के पास स्क्रिप्ट है तो ये लोग कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। अब जो भी इन लोगों ने लिखा, क्योंकि हम उसको डिकोड कर चुके हैं तो हम लोग समझ पाए, हम लोग को पता है कि उन्होंने क्या लिखा था, तो हम लोग बोलते हैं उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा था, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या कि उस समय के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी है, उन पर शासन कैसा करा जा रहा है, उसके बारे में, ये क्या वो कैसे वो कमा रहे हैं बेसिकली, उसके बारे में उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को मेंशन करा हुआ है। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, देन वी हैव इज, उन्हें बड़े बड़े स्टेप टेम्पल के स्ट्रक्चर्स बनवाए। क्या बनाया बच्चा, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स बनवाए। अब यहाँ पे टेम्पल्स बनवाए हैं। अब देखो टेम्पल्स में यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के आगे नाम आता है, विच इज़ कॉल्ड बेटा आपका जिगुरत। क्या नाम आएगा बच्चा, इसको हम बोलते हैं जिगुरत। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, आपकी बुक में भी ये पिक्चर है। जिगुरत का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फ्लोर्स बने हुए हैं, ऊपर यहाँ पे 1 2 3 4, और ऊपर की तरफ बिल्कुल ऊपर यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है। उस टेम्पल यहाँ पे डीटी को जो है जा रहा है पूज रहे हो आप डीटी को। अब क्या है, इस टेम्पल इसके आसपास ही, अच्छा इसको यहाँ पे ट्रेजरी कहा गया है, पूरे स्टेट की ट्रेजरी जो है वो इसी के अंदर है, और इसी के आसपास जो है पूरी सिटी यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इसे यहाँ पर कहा गया बच्चा क्या, आप लोगों का जिगुरत। समझ में आ गई ये वाली बात, बहुत बढ़िया सेंटर है ये। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट और बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इन लोगों ने ट्रेड करे। किसने, सुमेरियंस ने। एंड द लास्ट पॉइंट जो अभी हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये जो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे एक सर्कल होता है हमारा, उसका एंगल कितने का होता है, यहाँ पे 360 डिग्री का होता है। ये सब चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया बच्चा, हमारे सुमेरियन से जो है ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। क्या था बेटा, यही जो सुमेरियंस थे वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पे रहेगी, अभी मैंने आप लोगों से कहा था बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करना, वो भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया था पहली बार। क्या किया था बच्चा, इन लोगों ने ही पहली बार उन वाली सन ड्राइड ब्रिक्स का, बर्न्ड ब्रिक्स का इन लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। एक सेकेंड, बोली स्लाइड कहाँ है, ओह शिट, स्लाइड कहाँ गई। सुमेरियंस के बारे में है, अकादियंस, वो बाकी, हाँ ये है ना, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ और डायनेस्टीज के बारे में, और यहाँ पे क्या क्या रहा है, किसके बाद कौन है। अब सुमेरियंस के बाद आते हैं बच्चा हमारे कौन से, अकादियंस। अकादियंस के बारे में क्या रहा, देखो आपको दिख रहा है, इनके बहुत छोटे छोटे एम्पायर्स रहेंगे बेसिकली। अकादियंस यहाँ पे इधर की तरफ रहे हैं, यहाँ पे ये असाइरियंस रहे हैं हमारे, ये बेबीलोनियंस हैं। अकादियंस यहाँ पे रहे हैं समवेयर इधर की तरफ। बाद में अकादियंस हट गए थे, बहुत कम टाइम के लिए जो ये आए थे, तो इनके एक रूलर रहे हैं इनके, जिनका नाम था सरगोन। क्या रहे हैं बच्चा, इनके एक रूलर रहे हैं हमारे सरगोन नाम के, जिन्होंने पहली बार वन ऑफ द अर्लीस्ट, काफ़ी बड़ी अच्छी खासी टेरिटोरियल सेंटर जो है इन्होंने मेसोपोटामिया में इंट्रोड्यूस किया था, बेसिकली एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। फिर जो हमारे पास अकादियंस के बाद आएंगे हमारे असाइरियंस। इन्होंने क्या किया था, बाद में एक बहुत बड़ा पावरफुल सा एम्पायर किया था, खड़ा किया था, और मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करा था। एडमिनिस्ट्रेशन में जो है लोगों ने, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया था। बहुत बेसिक बातें, इसको ऐसा आपको ऐसा याद नहीं रख सकते आप सारे उनको। देन वी हैव लास्ट हमारे आए थे बेबीलोनियंस, जिसके बारे में कहते हैं हम्मुराबी। इनके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। हम्मुराबी इनके बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं अच्छे खासे, और उनकी जो प्रोमिनेंस थी वो बार बार अटैक हो रहे थे हित्तीस के द्वारा। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है हित्तीस का एम्पायर, किसका, हित्तीस का एम्पायर।
बार बार यहाँ पे इनकी वजह से इन यहाँ पे अटैक कर रहे थे। दैट्स वाई बेबीलोनियंस होते हैं, यानी कि हम्मुराबी जिनके बहुत अच्छे खासे किंग रहे हैं, उनको यहाँ से हटना पड़ा था, वो यहाँ से उनको हटा दिया गया था इन्होंने। और ये कौन थे? बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स ये रहे हैं हमारे। समझ में आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे अब ये हम्मुराबी के बारे में। आखिर ये कौन थे? मैंने बताया बेबीलोनियंस के हमारे किंग रहे हैं उन लोगों के, जिनका नाम था हमारे हम्मुराबी। उनका जिक्र यहाँ पे करा गया। तो यहाँ पर क्या कहा है उनके बारे में? कहते हैं जो और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोड इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज नोन एज कोड ऑफ हम्मुराबी। अब उस कोड के अंदर क्या था? उस कोड के अंदर थे बच्चा कुछ लॉज। क्या थे बेटा? इस कोड के अंदर थे हमारे कुछ लॉज जिनका पालन जो आगे आने वाली कम्युनिटीज़ हैं, जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो सब उनका पालन करें, वो सब जो है उनको माने। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, बोलते हैं इट वॉज अ कलेक्शन ऑफ लॉज जो कि यहाँ पे हम्मुराबी लेकर आए थे, जो कि बेबीलोन के रूलर रहे थे हमारे। और कब लाए थे? 18 सेंचुरी BC के आसपास जो है वो इसको लेकर आए थे। अब अगर मैंने आप लोगों के लिए बोला 18 सेंचुरी BC ये वाला टर्म है, मतलब ये कितना होगा? 1800 से लेकर के 1701 का टाइम जो है, इसे हम लोग बोलते हैं हमारा 18 सेंचुरी BC। सी नहीं आ रहा, BC है अभी। अब इसमें क्या क्या था? इसमें यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई थी लाइफ के लेकर, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, ट्रेड को लेकर, फैमिली के मैटर्स को लेकर बेसिकली, या कितने वेजेस होंगे लोगों के, क्या उनको पनिशमेंट दी जाएगी, इन सब के बारे में कुछ यहाँ पे लॉज को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा, बोलते हैं इन लॉज को यहाँ पे लिखा गया, मेकिंग दैम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल लीगल लाइफ ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। आज भी हमारे पास ऑब्वियसली बात है वो कोड है, और उसके थ्रू हम लोग ये जान पाते हैं कि आखिर उन लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी, वो लोग एक कैसे लाइफ को स्पेंड करते थे, उन लोगों की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, लीगल लाइफ वो आखिर कैसी हुआ करती थी। उन सब लॉज को लिखकर हम आज देखते हैं तो आज हम उसको समझ पाते हैं। ठीक है जी। क्या क्या? अच्छा, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रही कि ये जो लॉज थे वो सबके लिए इक्वल नहीं थे। इन लॉज में सबका इक्वल तरीके से मैं कहूँगी सबको पनिशमेंट नहीं दी गई। क्या कहा गया यहाँ पर? सारे ही सेक्शंस को यहाँ पे इक्वली ट्रीट नहीं करा गया, यहाँ पे वैरी करा गया वो किसी पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग। कोई अगर गरीब है उसकी सज़ा अलग होगी, कोई अमीर है उसकी सज़ा अलग होगी। तो यहाँ पे पनिशमेंट्स को भी बेसिकली क्या करा गया? यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दी गई। ऑब्वियसली बात है। अब देखो बात करेंगे आखिर इसकी इंपॉर्टेंस की हल्की बहुत यहाँ पर। तो बोलते हैं भैया ज़रूरी क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है लॉज वगैरह हैं तो हम जान पाते हैं कि आखिर उस टाइम के लोग कैसे थे, क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है उनकी, है ना, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनके लॉज कैसे थे, है ना, हम लोग इस सब के बारे में बेसिकली जान पाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या रहा है बच्चा कि हमारा इम्पोर्टेंट रहा है, सिंपल है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे आखिर मेसोपोटामिया की ट्रेड के बारे में, कॉन्टेक्ट के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि मेसोपोटामिया के ट्रेड हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे खासे रहे हैं, हम लोग जानते हैं। बस वही वाली बात यहाँ पे कही गई है। कहते हैं देखो मेसोपोटामिया के पास ऑब्वियसली बात है किसी भी कंट्री के पास सारे ही रिसोर्सेज खुद नहीं होते हैं, तो इन लोगों के पास भी ऑब्वियसली नई नई सिविलाइजेशन बनी है। तो इस नई सिविलाइजेशन के पास सारे रिसोर्सेज खुद के पास नहीं थे, तो उन्होंने जो है आपस में किसी से लेना स्टार्ट करा। अब ये ले रहे हैं, अलग अलग ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली अलग अलग कंट्रीज से। मैंने कहा था इंडिया के साथ इनके ट्रेड अच्छे खासे रहे थे, तो मेटल्स, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स, अदर रॉ मटेरियल्स, ये जो है सब चीज़ें ये लोग लिया करते थे। इंडिया को यहाँ पे नाम दिया गया था हमारा मेलुआ, आपको याद होगा बुक में था वो, ठीक है, मेलुआ नाम से उसको दिया गया था, जो कि हमारी आईवीसी जो रही है ये, और इसके साथ हमारे जो ट्रेड वो अच्छे खासे रहे। ये बात तो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी करी थी कि मेसोपोटामिया के और आईवीसी के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे खासे रहे हैं। बस वही जो यहाँ पर भी बोला गया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग जो इनका लिटरेचर रहा, इनकी नॉलेज रही, उसके बारे में हम लोग हल्का बहुत जिक्र करेंगे। अब देखो उसमें यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कहा गया मेसोपोटामिया के बहुत अच्छे खासे वर्क रहे हैं लिटरेचर को लेकर। एक इनकी ना एपिक थी जिसका नाम था एपिक ऑफ गिलगामेश। क्या थी बच्चे? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या था हमारा एपिक ऑफ गिलगामेश का यहाँ पे जिक्र करा गया था, जिसमें हमसे ये कहा था कि यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं दो बेसिकली यहाँ पे एनिमीज थे। पहली बार ये लोग एक बैटल लड़ रहे थे हमारा जो है रेसलिंग का, बाद में ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मिलकर एक असुर को मारते हैं। तो ये करके एक एपिक है उन लोगों के विच इज नेम्ड एज एपिक ऑफ गिलगामेश। ठीक है, तो बोलते हैं उनकी राइटिंग सिस्टम ने सारी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को हमें जो है प्रिजर्व रखने की बात यहाँ पर हमसे कही गई थी। अच्छा बेटा, अब आएंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सिविलाइजेशन पे विच इज हमारा
इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देखो मेसोपोटामिया में हम लोग जिक्र कर चुके उन लोगों की स्क्रिप्ट के बारे में, अलग अलग मेजर जो उनके किंगडम्स रहे हैं, सुमेरियंस, अकादियंस, बेबीलोनियंस, असाइरियंस, उनके बारे में हम लोग जान चुके, उनके ट्रेड या कॉन्टेक्ट के बारे में समझ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन विच इज कॉल्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब देखो इजिप्ट के बारे में क्या जानना है हमें। आपको यहाँ पे ये दिख रही है, दिस इज द नाइल रिवर, ये जो आपकी आ रही है, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है नीचे से, ये रिवर ऐसे फ्लो करती है और यहाँ आके इस वाली सी में विच इज नेम्ड एज मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आके वो गिर जाती है। तो हल्का सा, बिकॉज हमने डिस्कस किया है जब हमने डिटेल में पढ़ा था इस चैप्टर को, तब भी मैंने बताया था आप लोगों को, अफ्रीका का लैंड जो है हल्का सा ऐसे ना होकर हल्का सा वो ऐसे है। तो ये जो पार्ट है इनका पीछे वाला, ये जो पार्ट है इनका, ये हल्का उठा हुआ है, हल्का एलिवेटेड है यहाँ से, इसलिए इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इनका अपर इजिप्ट। क्या होता है बच्चा, ये है इन लोगों का अपर इजिप्ट, नॉर्थ वाला यहाँ पे, और ये इनका पड़ता है बच्चा हमारा लोअर इजिप्ट वाला पार्ट। क्या पड़ता है इनका, लोअर इजिप्ट वाला पार्ट। तो इन लोगों का इस तरीके से ये है, जो यहाँ पे नाइल रिवर है, बेसिकली ये नाइल रिवर के आसपास, मैंने कहा नदियों के आसपास होती है सिविलाइजेशन, तो ये जो हमारे इजिप्ट की सिविलाइजेशन है ये भी नाइल नदी के आसपास है। नाइल नदी आपकी यहाँ से फ्लो करती है, ऐसे जाती हुई इस वाली सी में आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज पहले मतलब ये बटी है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्ट्रीम्स में बटेगी और फिर आकर ये हमारी गिर जाएगी मेडिटेरियन सी में। तो बस उसके वहाँ पे जिक्र करा हुआ है। बोलते हैं आपको पता है वर्ल्ड जो नाइल है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नदी, लार्जेस्ट अमेजोन है बट लॉन्गेस्ट कौन सी है, वो नाइल नदी आपको दिख रहा है, बहुत लंबी है। फिर बोलते हैं जहाँ पे इस नदी के आसपास जो है ये सिविलाइजेशन हमारी ग्रो हुई है। एग्रीकल्चर में, सेटलमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और ग्रोथ के बारे में अच्छी खासी हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है, और ये सब हमें इस नदी के आसपास मतलब जो चीज़ें हैं ये सब यहीं पे डेवलप हुआ है, ये हमसे कहा गया है। अब देखो नाइल नदी के बारे में कुछ बातें बोल रहे हैं भैया, मेन सोर्स है यहाँ के लोगों का एंशिएंट इजिप्ट का। जब इसके एनुअल फ्लड्स होते हैं बेसिकली, जब इसकी हम बात करेंगे विच इज कॉल्ड एज, विच इज ऑल्सो नोन एज इनंडेशन, तो जो क्या होता है इसके ऑब्वियसली बात, देखो जो नदी है अगर पानी बहुत ज़्यादा आएगा या ओवरफ्लो, तो नदी ओवरफ्लो करेगी, फ्लड आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो बस वही यहाँ पर कह रहे हैं, ये फ्लड भी यहाँ पर आता है समटाइम्स, बट क्योंकि नदी के आसपास का एरिया है तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, जिससे कि लैंड बहुत बढ़िया हो जाती है हमारे एग्रीकल्चर करने के लिए। और जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, और वेज ऑफ मैनेजिंग एंड स्टोरिंग वाटर, और आखिर इस पानी को मैनेज कैसे करें, इस पानी को स्टोर कैसे करें, वो भी यहाँ पर ये लोग देखते हैं, सोचते हैं। अब देखो पानी के मैनेजमेंट को लेकर इन लोगों ने भी कुछ अच्छी यहाँ पे चीज़ें करी गई है। देखो यहाँ पे क्या क्या करा है इन लोगों ने, बेसिकली पानी को मैनेज अगर करना है तो इन लोगों ने क्या कुछ चीज़ें करी हैं उसको लेकर। जैसे वहाँ पर भी हमने क्या देखा था, हमारी मेसोपोटामिया में इन लोगों ने नदियों को डाइवर्ट करा, अपने फील्ड्स तक ले गए, वहाँ पे डैम बनाए, यहाँ पे इरिगेशन के चैनल्स बनाए, कैनाल वगैरह बनाए। और क्योंकि कैनाल बनाने वाले भी हमारे मेसोपोटामियंस ही थे, डैम बनाने वाले भी हमारे मेसोपोटामियंस ही थे, सन ड्राइड ब्रिक्स बनाने वाले भी हमारे मेसोपोटामियंस ही थे, वो 60 मिनट का 60 सेकंड का कॉन्सेप्ट लाने वाले भी हमारे मेसोपोटामियंस ही थे। ठीक है, यानी इन लोगों ने बहुत कुछ करा है। अब इनकी बात करूंगी, आखिर इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने भी उसी को हल्का बहुत फॉलो करा। क्या करा, 5000 साल पहले जो हमारे इजिप्शियन के फार्मर्स थे, जब उन लोगों ने यहाँ पे नदी को यहाँ पे डिस्कवर करा, जो भी यहाँ पे कुछ चीज़ें करी, तब इन लोगों ने क्या करा, सिंपल सी भाषा में जो नदी का पानी आया, नाइल नदी का पानी, इसको यहाँ पे डाइवर्ट करके अपने अपने फील्ड्स में लेके जाने की इन लोगों ने कोशिश करी। जिसके लिए ऑब्वियसली बात है, आप पानी को डाइवर्ट करेंगे, नदी ऐसे आ रही है, यहाँ इन लोगों ने बनाया डैम बना दिया, या फिर इन लोगों ने यहाँ मान लो बना दिया कैनाल। क्या बना दिया, इन लोगों ने बनाया कैनाल। अब उस कैनाल से जो है पानी को कंट्रोल रूप से अपने फील्ड तक लेकर आ रहे हैं, इस डैम से पानी को यहाँ पे कंट्रोल करके अपने फील्ड्स तक लेके आ रहे हैं, डिफरेंट बिकॉज डैम बहुत बड़ा है। सिंपल ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, रिजर्वायर बनाया यहाँ पे, जहाँ पानी को जहाँ पे ये लोग कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके, एंड देन वहाँ से डैम वगैरह बना के या कैनाल वगैरह बना के अपने फील्ड्स तक पानी को इन लोगों ने डाइवर्ट करा। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आखिर उनके डेवलपमेंट ऑफ कैलेंडर, आखिर उन लोगों ने कैलेंडर का डेवलपमेंट करा। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, जब बुक को हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइम पे आप लोग को बताया था उनका सीरियस जो उनका डॉग है बेसिकली, राइजिंग स्टार ऑफ डॉग बेसिकली, तो हमने उसके बारे में जिक्र किया था। उसको देखकर इन लोगों ने सीजन्स वगैरह बनाए, हमने यहाँ पे ये देखा था। उन लोग उसको देखकर इन लोगों ने अपने कैलेंडर को डिस्कवर करा है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर भैया इनका जो एक कैलेंडर होता है उसमें एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने होते हैं, इन लोगों के एक साल में 365 डेज होते हैं, जो कि हमारे यूजुअल, अगर अब की बात करूँ नाउ,
अभी क्या है, यूजुअली हमारा एक साल किसके बराबर होता है, मैंने बताया था आप लोगों को 365 1/4 डेज के बराबर होता है। ये 1/4 का मतलब क्या है कि 365 डेज तो हमारे हैं ही यहाँ पे आगे की तरफ, आप देखोगे ये तो है ही, बट साथ साथ 6 आवर्स और हैं एक्स्ट्रा। क्या है बच्चा, 6 आवर्स और हैं एक्स्ट्रा। ये क्या है, यानी कि हमारे अर्थ को अपनी रोटेशन पे, जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, जब वो रोटेट करती है, उसमें उसको लग रहे हैं 24 घंटे। लेकिन हम जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करने में उसको 365 डेज और 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं। और जब ये 6 साल 6 साल 6 साल 6 साल जब ये 4th ईयर तक होता है, तो 4th ईयर हमारा क्या बन के आता है बच्चा, लीप ईयर। समझ में आ गया जी। अच्छा, तो वही वाली बात जो यहाँ पर बोल रखी है, कहते हैं इन लोगों ने नाइल फ्लड्स जब आती हैं, जब इन लोगों के क्या होते हैं, बेसिकली 3 सीजन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, इन लोगों के 3 सीजन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चा, एक होता है इनका इनंडेशन, जिस टाइम पे जो इन लोगों की फ्लड्स आती हैं। एक होता है इनका पैरथ, जो इन लोगों का एक होता है इनका ग्रोइंग सीजन, एक होता है इन लोगों का हार्वेस्टिंग सीजन। तो एक हुआ पैरथ हमारा हुआ इन लोगों को, और एक हुआ सेमूर करके आई थिंक नाम था इन लोगों का, ऐसे करके कुछ नाम था। तो वो हमारे इन लोगों के 3 सीजन इस तरीके से होते हैं इन लोगों के, बेसिकली इजिप्शियंस वालों के। ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चा आखिर फराहोस के बारे में और इजिप्शियन की स्टेट के बारे में। देखो, अब जब हर जगह पर मेसोपोटामियन में भी हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों की भी क्या थी, थोड़ी बहुत उन लोगों में सोशल हायरार्की हुआ करती थी, सोशल स्टेटस। तभी हम लोगों ने देखा था कि जो कोड ऑफ हम्मुराबी था, वहाँ पे सबके लिए पनिशमेंट अलग अलग हुआ करती थी। दैट मीन्स उस टाइम पर वहाँ लोगों की भी क्या थी, सोशल हायरार्की थी। कोई ऊपर है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। ये वहाँ पर भी था। हमारे इंडिया में तो है ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं इजिप्ट में भी ये सोशल हायरार्की हुआ करती थी। जो फराहोज हैं वो सबसे ऊपर आएंगे, यानी कि जो बिल्कुल किंग है हमारे, वो सबसे ऊपर आएंगे। फराहोज के नीचे हमारे आते बच्चा, जो हमारे मैं कहूँगी जो नॉबल्स वगैरह हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो लोग आए। उनसे नीचे हम लोग क्या है, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स वगैरह, और लास्ट में आएंगे हमारे सर्फ। यहाँ पे उन लोगों का भी सिस्टम हुआ करता था। तो बोलते हैं जो यहाँ पे पावरफुल इंडिविजुअल्स थे, जो यहाँ पे फराहोज कहा गया था, वो इमर्ज होते थे। यानी कि वो लोग कौन थे, एज द रूलर्स, यानी कि किंग्स ऑफ इजिप्ट वो हुआ करते थे। बोलते हैं ये सिंपली एक पॉलिटिकल रूलर नहीं था, बल्कि काफ़ी अच्छा खासा एसोसिएटेड था विद द रिलीजियस बिलीफ एंड द डिवाइन ऑर्डर ऑफ इजिप्शियन सोसाइटी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ, आगे हम बात करेंगे इजिप्ट में, चाइना में आएगा ऑल दो कॉन्सेप्ट कि इनको वो लोग भगवान मानते थे बहुत हद तक, बट यहाँ पे भगवान वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, फराहोस को भी यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छा खासा मानते थे। उनके लोग इनको काफ़ी बेसिकली काफ़ी फॉलो करते थे इनको। ये वाली चीज़ मैं कहूँगी, बिकॉज ये अच्छे खासे यहाँ पर वेल्दी पावरफुल इंडिविजुअल्स हुआ करते थे। नाउ विल कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ द ममीफिकेशन। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बता रखा आप लोगों को, पहले भी हमने जिक्र करा हुआ है इसके बारे में कि आखिर ममीज़ कैसे फॉर्म होती हैं। पहले ये बहुत ममीज़ डराने वाला इनका ना बहुत, फिर आपने स्टोरीज वगैरह कुछ सुनी होंगी चीज़ें, बट आखिर ये ममीज़ फॉर्म कैसे होते हैं, और क्या हर एक इंसान ये बनाता है, क्या हर एक इंसान ऐसे ही मरता है इजिप्ट के यहाँ पे? नहीं। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताया था हर एक कम्युनिटी का जो आफ्टर लाइफ बिलीफ होते हैं कि भाई आप ज़िंदगी के मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनके जो इन लोगों के आफ्टर लाइफ के जो इन लोगों के बिलीफ होते हैं, वो सब कम्युनिटीज़ के अलग अलग होते हैं। ऑब्वियसली बात है। अब क्या है, इजिप्शियंस का बहुत अलग था। उन लोगों का मानना ये था कि आफ्टर लाइफ भी एक लाइफ होती है, और उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको सही रखने के लिए जो हमारी आत्मा है यहाँ पे, विच इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल डबल, यानी कि का, उस वाली आत्मा अगर वो है, तो आफ्टर लाइफ जो है उसको भी यहाँ पे सही जीवन जीना है। दैट्स वाई वी हैड टू प्रिजर्व द बॉडी। क्या करना होगा, हमें उनकी बॉडी को मरने के बाद प्रिजर्व रखना होगा। उसकी बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए वो लोग एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, जिसका नाम था, जिसको प्रोसेस को बोला गया ममीफिकेशन। जिसमें लोगों ने बेसिकली किया क्या, देखो उनका होता क्या था इस ममीफिकेशन के प्रोसेस में, कि किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, अब हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा प्रिजर्व रहे, उनकी बॉडी यहाँ पर रहे, मतलब प्रिजर्व रहे, ताकि वो आत्मा जो है उनकी वो आराम से मैं कहूँगी रह सके। बेसिकली बॉडी के मरने के बाद भी आत्मा रह सके, उसके लिए यहाँ पे ये लोग प्रोसेस पूरा फॉलो कर रहे थे। अब इन लोगों ने करा क्या, किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हुई, डेथ के बाद उसकी बॉडी में से यहाँ पर जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, लिवर है, किडनी, उन सबको निकाल दिया। हाँ, हार्ट को नहीं निकाला, बिकॉज हार्ट इज़ द सोल, जहाँ वो आत्मा रह रही है, उसका अबोर्ड है, वो तो घर है उसका। बट लंग्स को, लिवर को, किडनी को, सबको निकाल दिया, ये मानते हुए कि ये बॉडी को सड़ा रहे हैं,
निकाल दिया। अब भाई जब सब कुछ निकाल दिया, अब बॉडी में कुछ नहीं बचा, बॉडी खोखली हो गई। तो बॉडी को और खोखला करने के लिए, बॉडी को पूरा सुखाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, नाइट्रोन नाम का एक नेचुरल सॉल्ट आता था, जिससे पूरी ही बॉडी को इन लोगों ने बच्चा क्या करा, आप देख रहे हो यहाँ पे कवर कर दिया रहा सॉल्ट, इससे पूरी बॉडी को इनकी कवर कर दिया, बिछा दिया पूरा सॉल्ट इन लोगों के ऊपर। अब इनकी बॉडी बिल्कुल कंकाल सी, बिल्कुल खोखली सी हो चुकी, कुछ नहीं बचा इनकी बॉडी में। अच्छा, अब स्मेल आ रही है क्योंकि बहुत गंदा सॉल्ट था, बहुत स्मेल आ रही है। अब इन लोगों की स्मेल को हटाने के लिए इन लोगों ने क्या करा, उनके ऊपर कुछ ऑयल्स, रेसिन्स यहाँ पे ये सब अप्लाई करा, मसाज वगैरह आराम से पूरी बॉडी को बढ़िया तरह से ऑयलिंग वगैरह बढ़िया से करी, सब कुछ कर दिया। अब इनकी बॉडी को ऑयलिंग करने के बाद, रेसिन्स अप्लाई करने के बाद पूरी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो, एक एक उंगली पे लिनेन की, क्या था बच्चा, लिनेन की स्ट्रिप से हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स की, करीब करीब 300 से 400 मीटर की स्ट्रिप एक बॉडी को कवर करने में लगती थी। तो इतनी बड़ी स्ट्रिप से, सारी की सारी स्ट्रिप से इन लोगों ने पूरी बॉडी को उनकी कवर अप करा, एंड दैट्स हाउ वो मम्मीज बन के रेडी हुई। अब ऑब्वियसली बात है, इतना कुछ अगर हो रहा है तो प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था। एंड आफ्टर दैट उनकी बॉडी को कॉफिन में रख के उनकी बॉडी को दफना देंगे, उनकी बॉडी को ब्यूरी कर देंगे। इवन आप देखो, ब्यूरी करने के बाद भी, ब्यूरी करने का भी तरीका इन लोगों का क्या था, आगे बताऊंगी अभी उसके बारे में। बट अभी ये समझो यहाँ पर कि ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो इसको हर एक कोई नहीं कर पाता था। आपको जो प्रॉपर ये प्रोसेस, जो आपको इतनी सुंदर कॉफिन दिख रही है, इसमें कई अच्छे खासे, मतलब आज के टाइम के अकॉर्डिंग अलग है, बट क्या था उस टाइम पे इसमें अच्छा खासा खर्चा होता था। एंड दिस वॉज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ हमारा ममीफिकेशन। ये वाली बात यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज फॉर्मेशन ऑफ पिरामिड्स। अब आखिर ये बन कैसे, इन ममीज को रखेंगे कहाँ पे? देखो, इन ममीज को रखने के लिए इन लोगों ने क्या करा, आपका ये रहा हमारा लैंड वाला पार्ट, इस लैंड में जहाँ पे गड्ढा करा, क्या करा बच्चा, गड्ढा कर दिया यहाँ पर इस तरीके से, इस गड्ढे में यहाँ पे बॉडी को दफना दिया। इसके ऊपर इन लोगों ने एक रेक्टेंगुलर डब्बा रख दिया, ये रहा, जिसे यहाँ पर कहा गया बच्चा मस्तब। क्या है ये, रेक्टेंगुलर डब्बा रख दिया, ताकि अब यहाँ पे ये बॉडी प्रिजर्व करा, इसके ऊपर एक डब्बा रख दिया कि यहाँ पर आराम से वो जो का है, जो स्पिरिचुअल डबल है, वो आराम से यहाँ पे रहेगी उस डब्बे के अंदर। अच्छा जी, ठीक है। फिर बाद में क्या, किसी और की डेथ हुई, फिर यहाँ पे गड्ढा करा, उसको रखा, और फिर यहाँ पे एक मस्तब रख दिया, फिर यहाँ पे करा, फिर यहाँ पे एक मस्तब रख दिया। तो आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक बॉडी, फिर यहाँ मस्तब, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पिरामिड्स की फॉर्मेशन हो गई। ये रहा आपका एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या हुई हमारी ये, इस तरह से पिरामिड्स की फॉर्मेशन हुई। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। ये दिस वॉज बेसिकली द पिरामिड। अब ये जो आपको दिखा रखा है, ये सकारा का एक पिरामिड है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है अच्छा खासा। बोलते हैं ममीफिकेशन का और एलेबोरेट ब्यूरियल स्ट्रक्चर्स जो थे इन लोगों के, उससे यहाँ पे समझ में आता है हम लोगों को कि आखिर जो इजिप्शियंस थे, उनका आफ्टर लाइफ में बहुत विश्वास हुआ करता था, बॉडी को प्रिजर्व रखने में बहुत विश्वास था, इवन आफ्टर देयर डेथ। समझ में आ गई ये वाली बातें? तो आपका ये रहा बेटा प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव इज द राइटिंग एंड नॉलेज। क्या इन लोगों की राइटिंग क्या थी, इन लोगों को क्या था, लैंग्वेज बेसिकली क्या था? तो बोलते भैया इन लोगों की अलग लैंग्वेज वगैरह हुआ करती थी, जिसका ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे अपने अलग अलग पर्पसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, इन लोगों का अलग हुआ करता था। बोलते उनकी ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे नाइल को नदी को लेकर थी, और जहाँ पे सीजन्स थे, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ कैलेंडर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। जो इनका एक कैलेंडर यहाँ पे, जिसमें एक ईयर हमारा 365 डेज के इक्वल हुआ करता था, जो कि आज के 1/4 से थोड़ा सा कम है। ये लोग भी ऑब्वियसली यहाँ पे सिम्बल्स का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन लोगों के स्क्रिप्ट का नाम क्या था बच्चा? वो थी हमारी हाइलोग्राफिक। क्या नाम था हमारी इनके स्क्रिप्ट का? वो था हाइलोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो है इन लोगों की स्क्रिप्ट का नाम था। समझ में आ गई वाली चीज़ें? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने बेटा बात करनी है हमारी डेली लाइफ और उनके लेजर की। यानी कि देखो, हम लोगों से एक बात कही गई थी कि जो इजिप्शियंस थे वो क्या था, काफ़ी मतलब अच्छी खासी लाइफ भी थी ऑब्वियसली उन लोगों की। हमसे ये कहा गया कि जो ये लोग थे कि बाकी अदर एक्टिविटीज़ में भी, तैरना, स्विमिंग करना, यानी कि या बोट वगैरह चलाना, एक्टिविटीज़ करना, कुछ खेलना, इन म्यूज़िक, डांसिंग, इन सब में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो उसके उनकी इसी लाइफ की बात यहाँ पे करी गई है कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे एंजॉय भी करते थे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को, बोर्ड गेम्स खेलना, बोट चलाना, स्विमिंग बेसिकली करना, एंजॉय करना, म्यूज़िक को, डांसिंग को, ये सब भी ये लोग करा करते थे। अच्छा, ये बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इनकी जो सोसाइटी थी वो क्या थी बच्चा? हायरार्कियल थी। इसमें सबसे ऊपर कौन थे? फराहोज, यानी कि हमारे जो उन लोगों के किंग थे
वो हुआ करते थे। किंग के बाद नॉर्मली हैं, प्रीस्ट हैं, फिर लैंडलॉर्ड्स एंड एट लास्ट हमारे सर्व्स या स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे। इसका जिक्र मैंने अभी करा था। बोल रहे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जब हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, उससे यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे हमारी ऑक्यूपेशंस इमर्ज होकर आए थे। जो यहाँ पर लोग थे वो फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, क्राफ्ट भी कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, बेसिकली ये लोग सब कर रहे थे। बोलते हैं कि जो उनकी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लार्ज प्रोजेक्ट जैसे कि पिरामिड वगैरह, उससे हमको समझ में आता है बहुत अच्छे खासे कोऑपरेशन था। अच्छा देखो, ऑब्वियसली बात है, ममीफिकेशन का प्रोसेस करने के लिए भी काफ़ी लोग लगते थे। अब उनको दफनाना है, यानी कि ब्यूरी करना है, उसके ऊपर मस्तब रखना है, बहुत सी यहाँ पे चीज़ें हैं, पिरामिड का प्रॉपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, वो बनना है, जो भी यहाँ पर चीज़ें होने कहते हैं, इन सब के लिए यहाँ पे अच्छा खासा कोऑपरेशन उन लोगों को चाहिए था। दैट मीन्स इन लोगों में कोऑपरेशन भी अच्छा खासा था। समझ में आ गया। बात करूँ कुछ फेस्टिवल्स की, हाँ ठीक है, फेस्टिवल की बात करेंगे। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, बोलते हैं दे वर डेडिकेटेड। अच्छा, उन लोगों का फेस्टिवल जो है ना बहुत अच्छा वो लोग मना रहे थे। मैंने कहा था फराहोस को ये लोग काफ़ी हद तक मतलब भगवान ना मान के, लेकिन हाँ किंग बहुत अच्छा है, किंग ने ऐसा करा है, किंग भगवान का रूप है कि भगवान से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मान के इन लोगों ने ज़रूर कुछ चीज़ें करी थी। तो ये फराहोस के नाम पे, फराहोस और जो एक्चुअल डीटी थे उन लोगों के नाम पे कुछ फेस्टिवल्स के लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कि फेस्टिवल का सेलिब्रेशन इन लोगों का काफ़ी अच्छा था। बोलते हैं अच्छे फेस्टिवल में होता क्या था इन लोगों के कि जिस भी गॉड का स्टैचू है वो, उस स्टैचू को यहाँ पर लेंगे और आगे जो है पूरी सिटी में ट्रेड कराएंगे। स्टैचू को थामेंगे, आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरीके से उनको ऐसे पकड़ा और पूरी सिटी में जो है उनकी परेड लगवाएंगे ताकि सब जो है उनको देख सकें। इस तरीके से जैसे आज हम कह सकते हैं, जैसे आज हमारी जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, ठीक है, हम ऐसा इसको कह सकते हैं, इनको भी वो वाली चीज़ है यहाँ पर। तो उनको यहाँ पर लेके गए लोग। और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सिस्टम वगैरह, जो झुनझुना जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों के आगे, मैंने बताया था जो बजता है, वो यहाँ पर ये लोग बजाते हुए, काफ़ी शोर करते हुए, काफ़ी इंजॉय करते हुए, पूजते हुए उनको आगे की तरफ बढ़ते हैं। इवन मैंने कहा कि फेस्टिवल तो जो है भैया ये लोग फराहोस के लिए भी बना रहे हैं। एक आपका नाम था फेस्टिवल का जिसका नाम था सेद फेस्टिवल, जिसका नाम क्या था बच्चा, सेद फेस्टिवल, SED, सेद फेस्टिवल था, जो कि उस किंग के 30 साल के रीन को पूरा होने के लिए मनाया जाता था। जहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, किंग है यानी कि फराहोस और डीटीज को यहाँ पर ये लोग काफ़ी मानते थे और दोनों के लिए ये लोग जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करा करते थे। डीपली रेवरेंस थे, डीपली कनेक्टेड जो है वो इससे हुआ करते थे। लास्टली बच्चा, वी हैव द लास्ट सिविलाइजेशन वी हैव इज द चाइनीज सिविलाइजेशन। इसके बारे में ज़रा हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 10 मिनट का लेक्चर रह गया है, फटाफट से अपने इस वीडियो को हम लोगों ने कंप्लीट कर भी दिया ऑलमोस्ट। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे हमारे चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में। इसमें देखो आप लोगों से क्या कहा गया, ये जो सिविलाइजेशन मैंने पहले ही कहा था, हमारे सारे सिविलाइजेशन नदी के आसपास हैं। ये किस नदी के पास है, देखो आपको दिख रही है, एक यहाँ पे हुआंग ही लिखा हुआ है, शायद मैंने ये रहा हुआंग ही, विच इज़ द येलो रिवर कहा गया, और एक नीचे हमारी विच इज़ कॉल्ड द यांगसे रिवर, वो आपकी ये रही। इसके बीच में वी हैव आवर चाइनीज सिविलाइजेशन। अच्छा जी ठीक है, ये भी कहाँ दिखा चुकी हूँ मैं, फर्टाइल रिवर वैलीज के अंदर है। सेंटर है ये भी किसका, अर्ली चाइनीज न्यूलिथिक कल्चर का, और किसके अराउंड 7000 BCE के अराउंड। इनकी स्टार्टिंग एज बेसिकली हमें दिखा रखी है, आगे अभी ये चलता हुआ जाएगा। अच्छा, बोलते हैं फ्रॉम द न्यूलिथिक टू द ब्रॉन्ज एज। अब देखो न्यूलिथिक हमारी कब से कब तक रही है भैया, 6000 BCE से लेकर के 3000 BCE तक, और ब्रॉन्ज एज हमारी कब से आई है, वो तो स्टार्ट ही 3000 BCE में हुई है। तो अब बोल रहे हैं कि आखिर 6000 से लेकर के 3000 जो आगे चलता रहेगा, इसका सफ़र आखिर रहा कैसे, इस टाइम पे क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से किंगडम आए। इसमें हम 3 किंगडम का जिक्र करेंगे, हम 3 डायनेस्टीज़ का जिक्र करेंगे, 4 का बेसिकली वैसे तो, उनके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रखी हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं कि 2000 BC, देखो ये जो कुछ चीज़ें हमारे कुछ फैक्चुअल है। बोलते हैं 2000 BC के आसपास यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज यहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। जो कुछ न्यूलिथिक की सेटलमेंट थी वहाँ पर भी, जो ये खासकर ये येलो नदी के आसपास, यानी कि जो ऊपर वाली नदी थी, जो हमारी ऊपर वाली रिवर थी हुआंग ही रिवर, इसके आसपास तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर ब्रॉन्ज एज का आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1600 BC के आसपास, हल्का और आगे आप बढ़ोगे, तब जो है काफ़ी यहाँ पे अर्बन सेंटर्स इमर्ज हो चुके थे। अच्छा क्यों हो गए, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा खासा हो गया, बता चुकी हूँ पहले। मेटलर्जी आ गया है, मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और उसका इस्तेमाल करना, इसे यहाँ पर कहा गया है मेटलर्जी। मैंने पहले ही कहा था जब यहाँ पे स्टोन टूल्स की जगह मेटल्स आएंगे तो एग्रीकल्चर तो भैया हमारा
और बढ़िया बढ़े होगा ही होगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब ऐसा होगा तो सरप्लस प्रोड्यूस होगा। अब अगर सरप्लस होगा तो लोग बाग जो है ट्रेड करेंगे बाकी सामान का, और अब यहाँ पे बाकी क्राफ्ट में इन्वॉल्व होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्राफ्ट का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ये वाली आपको कुछ पॉइंट्स तो याद रखने ही रखने हैं। कहा था इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ की पहली चाइना की ब्रॉन्ज एज की डायनेस्टी विच वॉज द शांग डायनेस्टी वो यहाँ पे इमर्ज हुई थी। अब इस चैप्टर में हम लोग कुछ डायनेस्टीज के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आएगी, हमारी देखो यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग की आएगी बच्चा शांग डायनेस्टी। आप लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पे ईयर्स याद नहीं रखने हैं इनके, बस हाँ कुछ बातें यहाँ पर हैं कि ये पहली रही चाइना की ब्रॉन्ज एज की टेरिटोरियल, बहुत अच्छा खासा एम्पायर रहा इनका, और चाइना को अर्बन बनाने में, मतलब उस कल्चर में बेसिकली इन पॉलिटिकल सोसाइटी यहाँ पे डेवलप करने में इनका अच्छा खासा रोल यहाँ पे रहा। दैट मीन्स इसका मेन पॉइंट क्या है कि पहली चाइनीज़ की ब्रॉन्ज एज टेरिटोरियल जो है इनका एम्पायर रहा था। 3000 BC के ऑब्वियसली बाद में सब आई हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे थी बच्चा जोहू डायनेस्टी। जोहू के बारे में एक बात क्या क्या थी मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे ये था कि जोहू के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो किंग हैं वो किंग और पुजारी, मतलब वो दोनों हुआ करते थे। जो जोहू के रूलर्स थे वो किंग और पुजारी दोनों हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ किंग नहीं था। और मैंने कहा था ये लोग भगवान मानते थे, वर अपॉइंटेड बाय हेवन। ऐसा कहा गया था, ऐसा लोग मानते थे कि जो इनके जोहू के रूलर्स हैं उनको खुद भगवान ने अपॉइंट करा है, हेवन ऊपर स्वर्ग से अपॉइंट होकर आए हैं। लेकिन अगर इनकी जो सब्जेक्ट्स है, अगर इनकी जो प्रजा है, अगर वो खुश नहीं रही, अगर वो इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया नहीं रही, अगर पॉलिटिकली अच्छी नहीं रही, अगर सोशली अच्छी नहीं रही, तो इनको जो है वो हटा दिया जाएगा। दे कुड बी डिसमिस्ड। समझ में आए यहाँ पर ये वाली बात। तो ये थी हमारी क्या, जोहू डायनेस्टी। ये हमारी ब्रॉन्ज एज से आते आते हमारी आयरन एज के आसपास तक पहुँच चुकी है। ऑब्वियसली बात दिख रहा है हमें, ये हमारी कौन सी बच्चा, जोहू डायनेस्टी। ये हमारी यहाँ पर है शांग वाली डायनेस्टी। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव इज आर क्वीन डायनेस्टी। अब देखो क्वीन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कहा गया ये ऑब्वियसली ये दोनों ही क्या है बच्चा, ये हमारी आयरन एज की है। ये हमारी क्या है, ये है ही आयरन एज की। वो थी बच्चा हमारी ब्रॉन्ज एज की, ये हमारी है आयरन एज की। यहाँ पे एक बात कही, देखो यहाँ पे दिखा रखी है हमें स्टेट ऑफ क्वीन वाली जो हमारी डायनेस्टी यहाँ पर इतना बड़ा वाले एरिया में रही है। अच्छा, क्वीन यहाँ जो नाम है क्वीन शिन चिन चिन, तो बोलते हैं जो चाइना नाम पड़ा है हमारा वो इसी वाली डायनेस्टी से पड़ा है। जो हमारा चाइना नाम पड़ा है इनकी कंट्री का वो इसी डायनेस्टी से, विच वॉज द क्वीन, जो कि पहला इम्पीरियल डायनेस्टी रही पहली, जिसने काफ़ी हद तक खुद को एक्सपांड करा, वो यहाँ पे रही। इवन इसके साथ साथ इसी डायनेस्टी ने ही चाइना को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि जोड़ा है, काफ़ी यूनिफाई करने की कोशिश करी है इसी डायनेस्टी ने, यूनिफाइंग चाइना। ये यहाँ पे बात समझ में आ गई। यानी कि जो क्वीन डायनेस्टी है इनकी, इसने यहाँ पर चाइना को यूनिफाई करने की कोशिश करी है, एंड इसी के नाम पे यहाँ पर जहाँ तक कि हमारा नाम जो है चाइना का वो पड़ा है। फिर यहाँ पे लास्ट आएगी बच्चा हमारी हान डायनेस्टी, जो कि ऑब्वियसली ये भी कब से कब तक है, आयरन एज की है हमारी। एंड दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइना का, ट्रेड के लिए ये बहुत ज़रूरी हुआ करती थी इन कनेक्शन विद अदर रीजन्स। अब यहाँ ट्रेड वगैरह जो है अलग अलग रीजन्स के साथ उनके कनेक्शन वगैरह जो है काफ़ी अच्छे खासे वो चल रहे। समझ में आ गया बच्चा, यहाँ तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आएंगे हाँ अपनी बच्चा आयरन एज पे, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पे 600 BC के आसपास, मैंने कहा था कई जगहों पे 1000 BC है, कई जगहों पे 600 BC है। इसके आसपास जो आयरन अच्छा खासा आपके चाइना में आ चुका था। चाइना की आयरन एज जो है वो उसी के बाद रहेगी। एंड इस टेक्नोलॉजी ने, मैंने बताया था कि जैसे जैसे टूल्स आएंगे, पहले कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, फिर आयरन जो मेन आएगा, उस टाइम तक आते हैं एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और टूल्स का, वेपन्स का इस्तेमाल जो है इन सब में करना बहुत अच्छा खासा वो हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे हमारे टूल्स आते रहते हैं, हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता रहता है। ये वाली बात यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑरेकल बोन्स तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे हैं आखिर हम लोगों को चाइना के बारे में कैसे पता है, कैसे जानते हैं हम लोग चाइना के बारे में। तो बोलते हैं देखो चाइना के अच्छे खासे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रहे हैं, बट जो इनका अर्लीस्ट सोर्स रहा है इन लोगों की इन्फॉर्मेशन का, जिससे हमें चाइना के बारे में पता चलता है, विच वॉज द ऑरेकल बोन्स। क्या रहे हैं बच्चा, ये ऑरेकल बोन्स रहे हैं। बहुत ध्यान से आपने अब इस टॉपिक को समझना, विच इज़ द ऑरेकल बोन्स। क्या है बच्चा, देखो कैसी बोन्स आएंगे। ये बोन्स टॉर्टोइस शेल से, उन सबसे बोन ये बेसिकली बना करती थी। अब राजा जो थे उस टाइम के, वो इस बोन का इस्तेमाल करते थे फ्यूचर जानने के लिए।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बोन पे यहाँ पे अपना कोई क्वेश्चन लिखा और उस बोन को जलाया। क्या करा, उस बोन को जलाया। अब जब वो जलेगी उसमें क्रैक आएंगे। आप समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है ओरेकल बोन्स का कॉन्सेप्ट। आपको समझ में नहीं आएगा वरना आप समझोगे नहीं तो। बुक से तो मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा, समझना ही पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे से समझना है इस पर। ओरेकल बोन्स हैं, जो बोन्स वगैरह हुए हमारे, उसमें इन लोगों ने, राजाओं ने कोई क्वेश्चन पूछा। मान लो किसी राज्य को कोई ना कोई वॉर लड़ने जाना है, वॉर से पहले वो क्वेश्चन पूछेगा। भाई मैंने कहा इनको अपॉइंटीज ऑफ हेवन मान रहे हैं, तो इनका ये है कि हम हेवन से बात हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमें वो कहेंगे हमें वो सिग्नल मिल जाएगा सिंपल सी भाषा में। तो इन लोगों ने क्या कहा, उस बोन पे लिखा क्या मुझे ये वॉर लड़ना चाहिए। अब उस बोन को ये लोग जलाएंगे। अगर जलाएंगे, जब जलाया तो जैसे इनके क्रैक आए, बोन पे क्रैक आएंगे ना, उस क्रैक के पैटर्न्स को ये लोग इंटरप्रेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वो समझेंगे। अगर वो क्रैक का पैटर्न, आप समझो, अगर क्रैक का पैटर्न अच्छा हुआ, ऐसा वाला हुआ कुछ हो, ऐसा सा हुआ कुछ हो, ऐसा हुआ, अगर क्रैक का पैटर्न अच्छा हुआ तो क्या होगा, तो ये लोग उसको बेसिकली हाँ मानेंगे। अगर क्रैक का पैटर्न अच्छा नहीं हुआ तो ये फिर दोबारा जलाएंगे, ये फिर दोबारा बोन जलाएंगे, फिर दोबारा बोन जलाएंगे। पता है, इवन ऐसा कहा गया कि सौयों बार, कई बार इन लोगों को जब तक यस का जवाब नहीं मिल गया तब तक ये लोग बोन को जलाते ही रहे। ऐसा इन लोगों के राजाओं ने करा है। तो फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर को समझने के लिए इन लोगों ने ऐसा करा था। तो हम लोग भी जानते हैं इनके इतिहास के बारे में उसी बोन्स को देखकर। अब हम लोग भी उन्हीं बोन्स पे उनको देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्या उन लोगों ने करा था, क्रैक को हम लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग इस वजह से हम लोग उनके बारे में जान पा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो आज ही मैंने कहा हम लोग उनके होप्स के बारे में, डिज़ायर्स के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनके डर के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं, जो वो समय के लोग हुआ करते थे। बता चुकी किससे बन रही है, उससे बता चुकी हूँ। क्रैक हुई यहाँ पे, किंग यहाँ पे इंटरप्रेट करेगा उसका पैटर्न यहाँ पे फ्यूचर को बताने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इज द चाइना की स्क्रिप्ट। भाई सबके स्क्रिप्ट का नाम है, तो इनकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, विच इज़ द लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। काफ़ी लोगोज वगैरह बने हुए हैं। साइन मतलब कुछ लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ, कुछ बस लोगो है जस्ट। चाइना में ऐसे ऐसे लिखोगे तो कुछ उसका नाम था, ऐसे ऐसे लिखोगे तो वो कुछ हो जाता है। तो मतलब उन लोगों का लोगों के अकॉर्डिंग उन लोगों की चाइना की स्क्रिप्ट बेसिकली वो होती है। ठीक है, जापान में भी है वो, जापान में उसको केंजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। चाइना की स्क्रिप्ट क्या है बच्चा, वो लोगोग्राफिक है, जिसमें क्या है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पूरा एक वर्ड दर्शा रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं बच्चे, पूरा का पूरा एक वर्ड है। क्या पता इसका मतलब क्या होता है, कि मुझे नहीं पता, मैंने इसका एनजी नहीं सीखी, मैं नहीं जानती। क्या पता इसका मतलब हो दा, मतलब मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ। क्या पता इसका मतलब हो यू, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ। तो बस वही आप बोल रहे हैं, कहते हैं बहुत अलग सा उनकी राइटिंग का ट्रेडिशन का फीचर है ये, हमें यहाँ पर भी दिखा रखा है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ बोलते हैं, चाइना वो पहली कंट्री है बच्चा जिसके यहाँ पर, एक तो क्या था कि यहाँ पर पेपर करेंसी जिसकी यहाँ पर डेवलप हुई। क्या था, पेपर करेंसी जिनकी यहाँ पर डेवलप हुई। ऑल्सो चाइना पहली कंट्री है जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराया था। ये भी क्या है, आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में। नेक्स्ट वी हैव इज द वहाँ के क्राफ्ट, वहाँ की टेक्नोलॉजी। अब देखो मुझे चाइना की टेक्नोलॉजी के बारे में ऑब्वियसली आप लोगों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जानते हो आप लोग कैसे किसी भी चीज़ को ये लोग बना देते हैं, मतलब कुछ नहीं पता कैसे ही बना देते हैं। अब देखो चाइना में भी ऑब्वियसली सारे ही मटेरियल्स आसपास लोकली अवेलेबल नहीं थे, तो ये लोग भी कुछ चीज़ों को बाहर से मंगा रहे थे। और मंगाने वाले सामान में से काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान था विच वॉज कॉल्ड जेड। देखो क्या हुआ, बोलते हैं ये लोग काफ़ी हाईली स्किल्ड क्राफ्ट थे, तो हम लोग जानते हैं कुछ भी ये लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। ब्रॉन्ज का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स के लिए, और कुछ रिचुअल वेसल्स, मतलब कुछ पोरिंग के वेसल वगैरह, वो सब वो लोग बनाने के लिए। यहाँ पे एक जेड नाम का एक मटेरियल आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन से कलर का। जेड जो था वो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मतलब इसी कलर का जो है वो हुआ करता था, जो कि ये लोग बाहर से मंगाते थे। और इसको बाहर से मंगा कर मेल्ट करके इनसे अलग अलग सामान बेसिकली ये लोग बनाते थे। बना क्या कर रहे थे, ऑर्नामेंट्स बना क्या कर रहे थे, कुछ फिगरीन्स वगैरह, कुछ फिगर वगैरह बना दी इन लोगों ने, वो कुछ प्रोड्यूस करा इससे, कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए, ऑर्नामेंट्स, फिगरीन्स वगैरह बनाए, जिसको ये लोग बाद में रिचुअल के रूप में या फिर कहीं पे रखने के रूप में इसका इस्तेमाल करा करते थे। बोल रहे लोकली अवेलेबल नहीं था, बता चुकी, तो बाहर से ये लोग उसको मंगाते थे। अच्छा मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग, इन लोगों ने म्यूजिकल ऑब्जेक्ट भी बनाए थे जेड से। उसको ऐसे करेंगे, उस पर अब उसको टक करेंगे, जस्ट जब वो स्ट्राइक करेगा ना उसमें से आवाज़ आएगी उसमें से, मतलब कुछ इस प्रकार के इन लोगों ने और मटेरियल्स वगैरह भी इन्होंने बनाए थे। ये था हमारा जेड का कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट वी हैव इज चाइना की सोसाइटी। भाई वहाँ पर भी क्या है भैया, हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। जब हर जगह पे है तो ये लोग कैसे पीछे रहेंगे। अब देखो इन लोगों का बेसिकली यहाँ पे क्या था, सबसे ऊपर आएगी इनकी रूलिंग क्लास, फिर आएंगे वही नॉबल्स, फिर इनके आएंगे फार्मर्स, एंड लास्ट में इन लोग आएंगे बच्चा हमारे लेबरर्स। वही जो मैंने यहाँ पर पिक्चर भी हमारी लगा रखी है। इनकी सोसाइटी भी क्या थी, इनकी सोसाइटी भी काफ़ी हायरार्कियल थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वॉल ऑफ चाइना, बेसिकली द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब ये क्या था, देखो चाइना में जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग डायनेस्टीज आई। हर डायनेस्टी ने नोमैडिक ट्राइब से बचने के लिए एक वॉल बनवाई, अच्छी खासी वॉल बनवाई। अब जैसे जैसे ट्राइब्स आते रहे या डायनेस्टीज चेंज होती रही, इस वॉल की लेंथ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच गई, 21,000 किलोमीटर। सोचो इतनी बड़ी। अच्छा एक यहाँ पे एक पिक्चर थी जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाली ये पूरी ये और यहाँ से ये सब क्या है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ये वही ग्रेट वॉल है, आपको दिख रहा है पूरे चाइना में फैल रही है। ये कितनी ही बड़ी होगी ये, यहाँ पे कितनी एक्चुअल में ये हमारी है 21,000 किलोमीटर्स। समझ में आया आपको। और ये अलग अलग डायनेस्टीज़ ने बनवाई प्रोटेक्शन के लिए कि भाई जो आसपास के ट्राइब्स हैं वो अटैक वगैरह कर रहे थे बार बार, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत लंबी सी बनवाई गई है, बहुत ऊंची सी। और बाद में इन सबको यूनिफाई कर लिया गया। जब हम लोगों ने वो बात कही थी हमारी क्वीन डायनेस्टी की, विच वॉज द शिन डायनेस्टी, जो कि चाइना की आयरन एज की डायनेस्टी रही है, विच इज़ नोन एज क्वीन डायनेस्टी। हमने कहा था इसने चाइना को यूनिफाई करा था, और जब इन्होंने यूनिफाई करा तो इन्होंने सारी ही उसको एक साथ मिला दिया, सारी ही ग्रेट वॉल्स को एक साथ मिला दिया, और ये हमारी बन गई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपको दिख रहा है कितनी बड़ी है, एक्सटेंड होती जा रही है, होती ऐसे 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 चलती रहेगी। चाइना का कितना मेजर पार्ट ये कवर कर रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो स्टार्ट कब हुआ ये, देखो पहली बात तो 680 BC में स्टार्ट हुआ था ये, तो आज से करीब करीब 2680 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुआ था, और बन के ख़त्म कब हुआ, 17th सेंचुरी। देखो मैं लिखा हुआ यहाँ पे 17th सेंचुरी में जो है ये बनकर ख़त्म हो गया था। दिस वॉज आर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। समझ में आपको ये वाली बात। दैट मीन्स क्या है, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ ने एक वॉल बनवाई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ट्राइब से। बाद में इस वॉल को यूनिफाई कर दिया गया जब यहाँ पे चाइना यूनिफाई हुआ सॉरी, और ये हमारा बन के आ गया एक स्ट्रक्चर विच इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नेक्स्ट वी हैव इस बच्चा था हमारा सिल्क रूट। इसके बारे में हल्का पढ़ते हैं, बस चैप्टर एंड होने वाला है, डोंट वरी। बिल्कुल एंडिंग की कैटेगरी, बिल्कुल कगार पे है, ठीक है, होने वाला है, बस टेंशन नहीं लो। तो हमारा क्या बच्चा यहाँ पे सिल्क रूट। अब ये देखो क्या था, हमने बात करी थी कि चाइना यहाँ पे ऑब्वियसली बात है पूरी ही इकोनॉमी में ट्रेड हो रहा है। अब अगर ट्रेड हो रहा है दैट मीन्स चाइना से भी कुछ ना कुछ निकल रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे चाइना से हमारी सिल्क और पोट्री ये सब निकल रहे थे, बाहर जा रहे थे अलग अलग जगहों पे। इंडिया से अगर मैं देखूं, आपका इंडिया से क्या था बच्चा, हमारी टेक्सटाइल्स, हमारी स्पाइसेस, ये सब इंडिया से निकल के जा रही थी अलग अलग जगहों पे। एंड ये सब कहाँ रही थी, यूरोप में भी जा रही थी। और यूरोप से क्या आ रहा था, हमारा कुछ जेम्स हो गए या गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ये सब हमारा यूरोप से आ रहा था। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर चाइना ने एक रूट बनाया था। उस एंशिएंट रूट से यहाँ पर देखो कब से चल रहा था ये, 2nd सेंचुरी BC से, 2nd सेंचुरी यानी कि 200 BC से ये चल रहा था। आज से कितना पुराना है, 2200 साल पुराना है ये। चलता हुआ यहाँ पे देखो चाइना से पहले सामान निकल के इंडिया जाएगा, इंडिया से वेस्ट एशिया होता 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 यहाँ पे मेसोपोटामिया इराक होता होता यूरोप तक पहुँचेगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये अफ्रीका के इस अरेबिया वाले पार्ट से होता हुआ फिर यहाँ पे आएगा। मतलब प्रॉपर आप देख रहे हो सी को लैंड को सबको कनेक्ट कर रहा है ये रूट। यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरे ही बेसिकली चाइना में एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका के बीच में यहाँ पे ट्रेड हो रहा था अच्छा खासा। इस ट्रेड में यहाँ पर इन सब चीज़ों का ट्रेड हो रहा था। बट इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा, बिकॉज सिल्क यहाँ पर ट्रेड होते होते एक मेजर आइटम बन गया। सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ गई तो उसकी सप्लाई भी बहुत बढ़ानी पड़ गई।
ठीक है, सप्लाई भी इसकी बढ़ गई, इसका प्रोडक्शन जो है वो इसका ज़्यादा होने लग गया सिल्क वॉर्म के थ्रू वगैरह, जो हमारा प्रॉपर जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो होने लग गया। एंड दैट्स हाउ चलते चलते इस रूट का नाम ही पड़ गया सिल्क रूट, बिकॉज अब इसका सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका हो रहा था, इसमें सिल्क का होने लग गया, बिकॉज यूरोप से इसकी बहुत डिमांड लग गई। ठीक है, जो अलग स्टोरी है प्रॉपर। अब ये कब तक रहा, देखो मैंने कहा हान डायनेस्टी में स्टार्ट हुआ था ये, और सिल्क हमारा अच्छा खासा रहा, और कब तक, टिल मिड 15th सेंचुरी, यानी कि 1450s के आसपास ये लास्ट रहा। तो कितना साल तक रहा ये, 200 ईयर्स और 1400 ईयर्स, तो करीब करीब 1600 साल तक ये रहा। कितना बड़ा रूट था ये हमारा, 6400 किलोमीटर्स का। ठीक है, ये रूट रहा हमारा। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं, बल्कि जब लोग ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोगों के साथ साथ उनके आइडियाज़, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उनका फूड, सब कुछ जो है वो आपस में ट्रैवल करेगा। दिस वाज हमारा सिल्क रूट। समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव इज द मनी एंड इकोनॉमी। अब देखो उसकी बात अगर करूँगी, यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट आएगा। चाइना क्या था, चाइना पहली मैंने कहा था फर्स्ट कंट्री रही जिसने पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करा। ये वाली भी और ये वाली भी, ये यहाँ पे करेंसी रहेंगी, और एक मेटल बेस्ड मीडियम यहाँ पे आ चुका था। बेसिकली मनी इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी पहली बार 5th सेंचुरी में हमारे चाइना के अंदर हुई थी, विच वॉज इन द जोहू डायनेस्टी। बस ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें यहाँ पर है कि मनी इकोनॉमी आ चुकी थी, यहाँ पे चाइना के पास यहाँ बेसिकली करेंसी डेवलप हो चुकी थी, पहली कंट्री यहाँ पर ये थी। लास्ट पेज वी हैव इज द कंक्लूजन। वी हैव फाइनली कम टू द कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे क्या बातें हैं, क्या बेसिकली यहाँ पे कहा गया। आप अभी तक पढ़ चुके हो सारी ही एजेस के बारे में, आप पढ़ चुके हो बच्चा हमारे अलग अलग स्टोन एजेस के बारे में, आप पढ़ चुके हो हमारी खुद की IVC की सिविलाइजेशन के बारे में। आप यहाँ पे सारी ये जो सिविलाइजेशन रही हैं, हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हमारी इंडस, हमारी चाइनीज़, हमारी इजिप्शियन, आप सबके बारे में पढ़ चुके हो। हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रॉन्ज एज के बारे में जो कि 3000 BC से स्टार्ट होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं आयरन एज के बारे में, हल्का बहुत, चुकी हमारी 1000 या फिर 600 BC के आसपास स्टार्ट होती है। हम लोग ये सबके बारे में पढ़ चुके हैं। इन सबके बारे में पढ़कर हम लोग ये जान पाए हैं कि हमारी स्टोन एजेस कब से 2 मिलियन साल से लेकर के हमारी 3000 BC तक हमारी स्टोन एजेस रही हैं। उसके बाद 3000 BC से लेकर के हमारी 1000 BC तक या कुछ 100 तक चाइनीज़ वाली आते आते 200, यानी कि सी यहाँ पे लास्ट रहा है इन लोगों का, वो टाइम पीरियड जो हमारा वो रहा है। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में अपना पढ़ा है। हमने यहाँ पर देखा कि जब यहाँ पे टूल्स से, जब यहाँ पे स्टोन टूल्स के वजह, स्टोन टूल्स की जगह जब यहाँ पे मेटल के टूल्स आने लग गए, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा इंक्रीज़ हो गया, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, सरप्लस प्रोड्यूस होगा, लोग बाग अलग अलग क्राफ्ट में लग पाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, और यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं सेटल हो पाएंगे। हमने ये सब पढ़ा। हमने पढ़ा यहाँ पे डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे सारी ही सिविलाइजेशन नदी के आसपास ही डेवलप हो रही हैं, उसके आसपास ही बन रही है। क्यों बन रही है? बिकॉज नदी से हमको पानी मिल रहा है, यानी कि इरिगेशन, एंड सॉइल मिल रही है विच इज सो फर्टाइल टू इरीगेट, टू बेसिकली क्रॉप, टू कल्टीवेट। सॉइल मिल रही है एंड हमको रिवर्स मिल रही है बहुत अच्छी खासी। ये जो हमने प्रॉपर इस चैप्टर के अंदर आप लोगों का पढ़ा। एंड बच्चा दैट वाज होल ऑफ द चैप्टर। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली, आपको एज सच टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप एग्जाम में बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर आओ। एंड दैट वाज द चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को बच्चा सब कुछ समझ में आ गया हो। यहाँ तक कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ऑलवेज खुला हुआ है। आप लोग वहाँ मैसेज करते हो, हर एक मैसेज को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ, और ऑलमोस्ट बच्चों का पढ़ती भी हूँ, मैं रिप्लाई भी करती हूँ, मैं लाइक भी करती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा, आप लोगों की वीडियो ख़त्म हो चुकी है, आप लोगों को चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 विच इज़ इलेक्शंस का वन शॉट। ठीक है जी, चलिए ज़रा मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, ताकि उन लोगों की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है जी, चलिए ज़रा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो।